स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी। अच्छा मुझे बताओ इम्यूनिटी क्या होती है? क्या होती है इम्यूनिटी? किसके अगेंस्ट? यस, फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट। इम्यूनिटी इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। हमारी बॉडी किसी भी लेवल में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को कि वो हमारी बॉडी में एंटर ना हो पाए, और अगर एंटर हो जाए तो फिर उसको एंटर होने के बाद रोका जाए, किल किया जाए, तो उस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। अच्छा, इम्यूनिटी जो अचीव होती है हमारी बॉडी में वो एक सिस्टम के जरिए अचीव होती है जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। सही, तो इम्यूनिटी इन आवर बॉडी इज अचीव बाय इम्यून सिस्टम। अच्छा, अब तक हमने बहुत सारे सिस्टम्स पढ़ लिए हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ लिया है, वालेकुम अस्सलाम। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, सही है। लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लिया, स्केलेटल सिस्टम पढ़ लिया, मस्कुलर सिस्टम पढ़ लिया। इन सब में कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते थे जो ये सिस्टम को बना रहे होते थे, मगर इम्यून सिस्टम बाकी तमाम सिस्टम्स की तरह नहीं है। इम्यून सिस्टम में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं। इम्यून सिस्टम में कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं, बल्कि हर सिस्टम इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक कंपोनेंट है जिसका नाम है ब्लड इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है ना रोल प्ले, क्योंकि ब्लड में WBCs होते हैं, सही है। इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, सही। HCl जो प्रोड्यूस होता है वो भी एंटीसेप्टिक होता है, बैक्टीरिया को किल करता है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को किल करता है, तो वो भी इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में म्यूकस प्रोड्यूस होता है, वो भी रोल प्ले करता है। हमारी जो स्किन है किसी भी बैक्टीरिया, पैथोजन या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आने से रोकती है, सही, फॉरेन पार्टिकल को आने से रोकती है, तो ये भी क्या है? इम्यून सिस्टम का पार्ट है, सही है। इस तरह हमारे ब्रेन में एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोग्लिया। सुना है माइक्रोग्लिया के बारे में? वो माइक्रोग्लिया क्या करता है? वो माइक्रोग्लिया मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस है, और वो क्या करते हैं? माइक्रोग्लिया क्या करते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स को किल करते हैं, ईट करते हैं फैगोसाइटोसिस के जरिए, सही है। इसी तरीके से ब्रेन भी आ गया हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट में। लिम्फेटिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट। लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर, लिम्फॉइड मासेस के अंदर लिम्फोसाइट्स और कुछ और WBCs होते हैं जो कि बैक्टीरिया को, पैथोजन को किल करते हैं, रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं। तो इस तरह हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम भी रोल प्ले करता है। इस तरह हम देखें तो हर सिस्टम, हमारी बॉडी का हर सिस्टम क्या करता है? इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है। हर सिस्टम रोल प्ले करता है। तो इम्यून सिस्टम अनलाइक अदर systems of body, immune system is not localized. Immune system is not localized. Immune system किसी एक ऑर्गन या किसी कुछ ऑर्गन्स तक लोकलाइज नहीं है, बल्कि ये फैला हुआ है हर सिस्टम के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड, ब्रेन, सही है। इसके अलावा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा, रिस्पायरेटरी सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यानी स्किन, और इसके अलावा हमारा मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सारे इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। इसके आगे लिख दो ETC। पूरी बॉडी हमारा इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती है, हमारी पूरी बॉडी, सही है। अच्छा, अब इम्यूनिटी की टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो तरह की होती है। इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स। इम्यूनिटी दो तरह की होती है। इननेट इम्यूनिटी, यस, इननेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह सकते हैं इसको, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी। अभी जो इननेट इम्यूनिटी है, इननेट का मतलब ही क्या होता है? इनबॉर्न, सही है। इननेट का मतलब क्या होता है? इनबॉर्न इम्यूनिटी। इननेट का मतलब है इनबॉर्न
इम्यूनिटी, यानी वो इम्यूनिटी जो हम इनहेरिट करें फ्रॉम आवर पेरेंट्स, इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। सही है। ये इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो हम अपने पेरेंट्स से एक्वायर करें थ्रू आउट द लाइफ, अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर नहीं करें बल्कि पेरेंट्स से एक्वायर करें। जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स, जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसने इनहेरिट की ये प्रॉपर्टी। सही है। इसी तरीके से स्किन, एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास पहले से स्किन मौजूद होती है जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को रोक रही होती है, फॉरेन पार्टिकल्स को रोक रही होती है। इधर डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो है, ब्रेन, ये सारी चीजें उसके पास पहले से मौजूद होती हैं। तो वो सारी चीजें जो कि वो इनहेरिट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से, तो वो किस में आएगा, इन्नेट इम्यूनिटी में आएगा। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ, वो आएगा इन्नेट इम्यूनिटी में। इसके अलावा इट डू नॉट रिक्वायर any process of learning, इसमें कोई भी लर्निंग का प्रोसेस नहीं होता है। सही है। हमारे इम्यून सिस्टम का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इसी इन्नेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इन्नेट इम्यून सिस्टम कंसिस्ट करता है दो पार्ट्स में। इन्नेट इम्यून सिस्टम कंसिस्ट करता है दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस and second one is second line of defense। सही है। इसके अलावा अगर हम आ जाए, चलो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को थोड़ा सा और देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास क्या आ जाते हैं, यस, फिजिकल बैरियर्स। और ये जो हमारे पास फिजिकल बैरियर्स होते हैं, यही फिजिकल बैरियर्स कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं और वो हमारा सेकेंड बैरियर बनाते हैं जिसका नाम है केमिकल बैरियर। सही है। फिजिकल बैरियर में हमारे पास क्या क्या चीज आ जाती है, स्किन, यस, स्किन आ जाता है, यस, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ जाता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आ जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आ जाता है। बाकी इनकी डिटेल्स हम देखेंगे बाद में। सही है। केमिकल बैरियर में बहुत सारी चीजें आ जाती है। यस, डाइजेस्टिव सिस्टम का सिक्रीट करता है HCl, या फिर डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का सिक्रीट करता है म्यूकस, या फिर स्किन का सिक्रीट करता स्वेट, या फिर स्किन का ही सिक्रीट करता सीबम। यस, बिल्कुल सही, सीबम। इसके अलावा टीयर्स, इसके अलावा और कैरेटिन नहीं। सही, बस। अच्छा, अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पे आ जाए तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के 4 कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं, 4। वन इज फैगोसाइटोसिस, सेकेंड वन इज साइटोटॉक्सिसिटी, थर्ड वन इज इन्फ्लेमेशन, यस, फोर्थ वन इज पायरेक्सिया। सही है। अब आ जाते हैं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम पे। अनलाइक इननेट इम्यून सिस्टम, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम इज नॉट इनबॉर्न इम्यून सिस्टम। एडेप्टिव इम्यूनिटी इनबॉर्न इम्यूनिटी नहीं होती है, हमें पैदाइश के साथ एडेप्टिव इम्यूनिटी नहीं मिलती है, बल्कि इसके नाम से ही पता चल रहा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये हम एक्वायर करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। तो इट इज एक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ, ये हम थ्रू आउट द लाइफ एक्वायर करते हैं। अच्छा, ये जो इननेट इम्यूनिटी है, इसमें जो भी है स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, HCl, म्यूकस, स्वेट, सीबम, टीयर्स, फैगोसाइटोसिस, साइटोटॉक्सिसिटी, इन्फ्लेमेशन, पायरेक्सिया, ये सारी चीजें इररिस्पेक्टिव ऑफ बैक्टीरिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ वायरस या इररिस्पेक्टिव ऑफ पैथोजन है। इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक। क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक। और क्यों इसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया आ जाए, कोई भी वायरस आ जाए, उसका एंटीजन देखे बगैर स्किन उसको रोकेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उसको रोकेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसको रोकेगा, HCl उसको किल करेगा, म्यूकस में मौजूद लाइसोजाइम उसको किल करेगा, स्वेट में मौजूद लाइसोजाइम उसको किल करेगा, और सीबम और टीयर्स भी उसको इसी तरीके से किल करेंगे। सही है। फैगोसाइटोसिस, मैक्रोफेजेस बगैर देखे कि उसका एंटीजन क्या है, उसके ऊपर कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया उसको किल करेगा। साइटोटॉक्सिसिटी भी नॉन स्पेसिफिक होगी, इन्फ्लेमेशन भी नॉन स्पेसिफिक होगी, और पायरेक्सिया भी
नॉन स्पेसिफिक होगा, बगैर वायरस और बैक्टीरिया को देखे। सही है, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक है और इसीलिए हमें पेरेंट्स से मिलता है। मगर ये क्या है, हम थ्रू आउट द लाइफ एक्वायर करते हैं, इसीलिए ये स्पेसिफिक है। ये क्या है, हाईली स्पेसिफिक है। मतलब एक एंटीजन से एक्सपोज होगी बॉडी और उसके बाद उस एंटीजन के खिलाफ एक खास तरह का रिस्पांस क्रिएट करेगा बॉडी, एक खास तरह का रिस्पांस, और वो रिस्पांस जो होगा वो किसका पार्ट होगा, एडेप्टिव इम्यूनिटी। और वो रिस्पांस स्पेसिफिक होगा हर एक वायरस के लिए और हर एक बैक्टीरिया के लिए। यानी एक वायरस आया फ्लू का, उसके खिलाफ अलग रिस्पांस प्रोड्यूस होगा, और कोई और सा वायरस आया उसके खिलाफ अलग रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। सही है, तो इसीलिए क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है और इसमें एंटीजन का एक्सपोजर रिक्वायर्ड होता है, एंटीजन एक्सपोजर रिक्वायर्ड। सही है, इसके अलावा इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं मेमोरी। सही है, मेमोरी सेल्स बन जाते हैं एट द एंड ऑफ रिस्पांस ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी का जो रिस्पांस होता है उसके एंड में कुछ सेल्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं मेमोरी सेल्स, जो किसी फ्यूचर इन्फेक्शन में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। आ गई बात समझ में। अभी जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूट करता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंसेस होते हैं। इननेट इम्यूनिटी की डेफिनेशन हमने देख ली है, सही इंट्रोडक्शन देख लिया। इसमें दो लाइन ऑफ डिफेंसेस होते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, अच्छा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की भी हमने कुछ इंट्रोडक्शन देख ली थी थोड़ी बहुत। सही, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज स्किन। सही है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का फर्स्ट कंपोनेंट है स्किन। सही है, सबसे पहले स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लिवर। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लिवर। तो देखो ग्लैंड में एक्सोक्राइन भी आ जाता है, एंडोक्राइन। लिवर जो ग्लैंड है लार्जेस्ट, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अगर मैं पूछूं लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, नहीं, थायराइड। सही है, तो याद रखना लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड या फिर लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में पूछा जाए तो लिवर, लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन, और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड। हाँ, पेयर के फॉर्म में पिट्यूटरी भी, हाँ वो तो लोब्स होते हैं पिट्यूटरी के। पिट्यूटरी का एक ही मतलब पिट्यूटरी एक ही होता है, सिंगल होता है, उसके लोब्स होते हैं। सही, लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। 3 लेयर्स होती हैं इसमें, 3 लेयर्स। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, एंड आफ्टर एपिडर्मिस देयर इज डर्मिस, एंड आफ्टर हाइपोडर्मिस देयर इज हाइपोडर्मिस। देखो हमारी स्किन में जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस इज केराटिनाइज्ड। एपिडर्मिस क्या होती है, केराटिनाइज्ड होती है। केराटिनाइज्ड का मतलब क्या है कि इसमें क्या चीज डिपॉजिट हो जाती है सेल के अंदर, क्या चीज, केराटिन। यस, एपिडर्मिस के सेल के अंदर क्या हो जाता है, केराटिन डिपॉजिट हो जाता है। देखो होता क्या है, एपिडर्मिस के सेल्स पहले लिविंग होते हैं, सही है, जिंदा होते हैं। उसके बाद होता ये है कि वो केराटिन प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं अपने ही सेल के अंदर। सही है, ये एपिडर्मिस का एक सेल है, ये इसके डीएनए में मौजूद है केराटिन बनाने की जीन, वो उसके जरिए मैसेंजर आरएनए बनाता है और राइबोसोम के जरिए केराटिन बनाना शुरू कर देता है। मगर ये इतना केराटिन बनाता है, इतना केराटिन बनाता है कि इसके पूरे सेल में क्या भर जाता है, केराटिन। और क्योंकि इसके पूरे सेल में केराटिन भर जाता है, फिल हो जाता है ये केराटिन से, तो ये अपना और वाइटल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो इसीलिए एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। डेड कैसे हमें पता चल गया, केराटिन प्रोड्यूस करते करते इतना केराटिन जमा हो जाता है इनके सेल में कि अपना वाइटल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से ये डेड हो जाते हैं एपिडर्मल सेल्स में। यस, एपिडर्मल सेल्स में होते हैं। तो एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं, याद रखना, एपिडर्मल सेल्स डेड सेल होते हैं। तो एपिडर्मिस कंटेन डेड सेल्स, कंटेन डेड सेल्स। सही है। अच्छा, ये जो हमारे स्किन है, हमारे स्किन क्या कर रहे हैं, स्किन क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट एनी फॉरेन पार्टिकल टू एंटर आवर बॉडी।
हमारा स्किन इम्यून सिस्टम में इस तरह रोल प्ले कर रहा है कि ये किसी भी पैथोजन को, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को बॉडी के अंदर आने नहीं दे रहे, बॉडी के अंदर ही आने नहीं दे रहे। सही है, इस तरह ये इम्यून सिस्टम में रोल प्ले कर रहा है। सही है। अच्छा, सबसे बाहर जो एपिडर्मिस है वो डेड सेल्स में कंसिस्ट करता है, मतलब उसमें डेड सेल्स होते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या है डेड सेल होने का? ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाँ सेल के अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा। जैसे वायरस है, हाँ बिल्कुल, वायरस क्या है? वायरस है, वायरस हमारे पास ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो सेल के अंदर आ भी जाए तो वो कुछ कर नहीं सकता सेल के अंदर। वैसे तो केराटिन की वजह से आ भी नहीं पाएगा सेल के अंदर, मगर अगर आ भी जाए तो वो डेड सेल है, लिविंग सेल तो है नहीं, तो उसमें वो ग्रो नहीं कर सकता डेड सेल में। सही, ये फायदा है डेड सेल का। दूसरा, सम पैथोजेंस हैंग, या फिर कह सकते हैं किलिंग ओवर स्किन। स्किन में क्या हो जाते हैं? लटक जाते हैं, कुछ हुक की तरह पकड़ के हमारे स्किन को क्या हो जाते हैं? लटक जाते हैं। तो इससे क्या करती है, इससे कैसे इस कंडीशन को कैसे ओवरकम करती है हमारी स्किन? आवर एपिडर्मल सेल्स, हमारी जो एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स आर कीप ऑन शेडिंग। मुसलसल क्या कर रही है हमारी एपिडर्मल की सेल? शेड कर रही है। सही है, झड़ रही है। इसी वजह से फिंगरप्रिंट जो हमारा मार्क होता है, फिंगरप्रिंट क्यों मार्क होता है? क्योंकि वहां पे हमारी एपिडर्मल सेल्स क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। हमारे एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं? शेड हो रहे होते हैं। और जब भी हम किसी चीज को हाथ लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हाथ लगाया, मेरा फिंगरप्रिंट क्यों मार्क हो गया यहाँ पे? वहां पे जो मेरे एपिडर्मल सेल्स हैं वो क्या हो गए? स्टिक हो गए। सही है, खास पैटर्न में स्टिक हुए, इसलिए वहां पे मेरा फिंगरप्रिंट आ गया। सही है, तो मेरे जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो मुसलसल क्या कर रहे हैं? शेड कर रहे हैं। इस शेड करने से फायदा क्या हो रहा है? जो भी पैथोजन किलिंग हुए हैं मेरे स्किन में, जब वो सेल्स शेड हो रहे हैं तो साथ में वो पैथोजन भी क्या हो जा रहे हैं? शेड हो जा रहे हैं। ये फायदा हुआ शेड होने का। सही है। अच्छा, उसके अलावा our skin produces sweat and sebum। हमारी स्किन दो तरह की फ्लूइड सिक्रीट करती है, एक का नाम है स्वेट, दूसरा का नाम है सीबम। सीबम जो ऑयल हो जाता है, जिसकी ऑयली फेज होती है, उसमें सीबम ज्यादा रिलीज होता है। अब ये स्वेट और सीबम, ये दोनों के दोनों एंटीसेप्टिक हैं। क्या है? एंटीसेप्टिक उनको कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सके, उनको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। सही है, तो एंटीसेप्टिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है कुछ एंटी माइक्रोबियल एंजाइम सच एज लाइसोजाइम्स। सही, जो बैक्टीरिया वायरस को किल कर देते हैं। अगर कोई पैथोजन आके बैठता भी है हमारे स्किन में, तो उसको स्वेट या फिर सीबम क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। सारी बात समझ में? अच्छा, ये तो हो गया स्किन में एक और चीज होती है हमारे स्किन में। देखो, ये जब हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है ना, तो बहुत सारे मैक्रोफेजेस हमारे ब्लड से टिश्यू में आ जाते हैं, और टिश्यू में आके परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं। सही है, जिस तरह यहाँ से जिस तरह यहाँ पे इंग्लैंड वगैरह जाते हैं कुछ लोग, सही, और जाके स्लिप हो जाते हैं, मतलब वहां पे जाके रहने लगते हैं छुप के। सही, फिर आहिस्ते आहिस्ते उनको नेशनलिटी मिल जाती है। ऐसे ही होते हैं। सही, ऐसा होता है ना, जो बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं, हमारे मुल्क में भी आ जाते हैं, किसी और के मुल्क में ही चले जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, वहाँ परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं। वहाँ जाके होते हैं बाहर के सेल्स हैं, होते बाहर के ऑर्गेनिज्म, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मगर वो वहाँ जाके क्या बन जाते हैं? परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं। इसी तरीके से मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना, मैक्रोफेजेस घूम रहे होते हैं पूरी बॉडी में। अब वो पता ही क्या करते हैं? वो अलग अलग बॉडी के सेल्स में जाके परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं। जैसे हमारे बोन के सेल्स में कुछ मैक्रोफेजेस जाके बोन के परमानेंट रेजिडेंट बन गया, अब उससे बाहर आते ही नहीं है, उनको हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। सही है। कुछ मैक्रोफेजेस ऐसे हैं जो हमारे ब्रेन में जाके वहां के परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रोग्लिया। सही है। कुछ मैक्रोफेजेस ऐसे हैं जो हमारे लिवर में जाके परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं, उनको हम कहते हैं कफर सेल्स। सही, क्या कहते हैं? कफर सेल्स। सही है। अच्छा, ये मैं एंड में चार्ट लिखवा दूंगा इसका परमानेंट रेजिडेंट का। सही है। कुछ मैक्रोफेजेस ऐसे होते हैं जो हमारे एल्विलाई में होते हैं, उसको हम कहते हैं एल्वुलर मैक्रोफेजेस। सही है। और कुछ मैक्रोफेजेस ऐसे होते हैं जो हमारे स्किन में आके परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं, इनको हम कहते हैं लैंगरहैंस सेल। तो आवर स्किन कंटेन modified macrophages which are called as Langerhans cells। सही है, यहां तक बात समझ में आ गई? ये हो गई बात स्किन की। स्किन इस तरह से इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का वो बताया था मैंने, फंक्शन कि क्या करता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो दोबारा से बताता हूँ मैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का फंक्शन।
देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या करते हैं, इट प्रिवेंट एनी फॉरेन पार्टिकल टू एंटर इन आवर इंटरनल एनवायरमेंट। अब इस बात को समझना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, किस चीज से प्रिवेंट करता है कि वो हमारे इंटरनल एनवायरमेंट में एंटर हो। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो फिजिकल बैरियर था वो 3 थे, स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब ये तीनों प्रिवेंट करते हैं कि कोई भी पैथोजन हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में दाखिल ना हो सके। अब इंटरनल एनवायरनमेंट से क्या मुराद है, क्या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो हमारा है, जो हमारे स्टमक है, स्टमक इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर नहीं है या नहीं है? इस स्टमक के अंदर जो खाना मौजूद है वो हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, बिल्कुल, यस। लंग्स के अंदर जो एयर है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, बिल्कुल। हमारी जो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो हमारी जो बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स में कंसिस्ट करती है। वन इज ब्लड, ब्लड में कोई चीज आ जाएगी तो हम कहेंगे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में आ गई। सेकेंड वन इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह लो, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह दो इसको, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और तीसरा सेल, अगर सेल के अंदर कोई पार्टिकल आ गया, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, हम कहेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट में आ गया। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया, इंटरनल एनवायरनमेंट में आ गया, ब्लड में आ गया, इंटरनल एनवायरनमेंट में आ गया। समझ आई बात? तो ये तीनों हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी हैं और बाकी सारे क्या हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सही है। जैसे हमारी जो कैविटीज है, गट की जो कैविटी है, एल्विलर कैविटी जो है, एल्विलाई के अंदर जो एयर आते हैं वो सारे क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हाँ, एल्विलाई के अंदर से एयर जब कहाँ आ जाएगा, एल्विलर सेल्स के अंदर आ जाएगा या फिर ब्लड के अंदर चले जाएगा, फिर हम कहेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट में आ गया। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या करते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट में आने से रोकता है, यानी सेल्स के अंदर, इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर और ब्लड के अंदर जाने से रोकता है। तो सबसे पहला तरीका तो था स्किन रोक लेता, मगर स्किन के बीच में, स्किन के अंदर होल्स मौजूद है हमारे पास। जैसे ये एक होल है स्किन में, सही है, एक ओपनिंग है स्किन की, सही है। स्किन पूरी तरीके से कवर नहीं किया हुआ है हमारी बॉडी को, हमारी स्किन में ओपनिंग्स मौजूद है, सही है। जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है, ये रिस्पिरेटरी सिस्टम की ओपनिंग है। तो इस ओपनिंग के अंदर अगर कोई पैथोजन चले जाए फिर कैसे रोकेंगे, उसको देख लेते हैं। ये अगर इस ओपनिंग से अगर कोई पैथोजन जाता है अंदर, ये जो ओपनिंग है, इसको ओरल कैविटी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाएगा। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी रोल प्ले करना चाहिए किसमें, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। तो हमारा सेकंड कंपोनेंट आ जाएगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आ गया हमारे पास सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का, डाइजेस्टिव सिस्टम। सही है। डाइजेस्टिव सिस्टम किसका रोल प्ले करते हैं? सबसे पहली चीज कि डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज लाइंड बाय म्यूकोजा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो पूरा का पूरा है वो किससे लाइन होता है, एक लेयर से, जिसको हम कहते हैं म्यूकोजा। और म्यूकस के, इस म्यूकोजा के अंदर क्या होता है, म्यूकस सिक्रीटिंग, यस, म्यूकस सिक्रीटिंग गोबलेट सेल्स या फिर सेल्स कह दो, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स। सही है। इसमें क्या होता है, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं म्यूकोजा में, और ये क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस। सही है। और म्यूकस हमने पहले ही देखी, अच्छा म्यूकस के बारे में देखा था, म्यूकस भी हमारे पास एक एंटीसेप्टिक है। क्या है ये, एंटीसेप्टिक, यानी ये बैक्टीरिया को किल करता है। सही है। अगर कुछ बैक्टीरिया म्यूकस के अंदर से बच भी जाए, जैसे हमने कुछ खाना खाया, खाने के अंदर जो भी पैथोजन वगैरह था जिसको हमारा म्यूकस ट्रैप कर पाया, उसको ट्रैप कर लिया। सही है। उसको क्या कर लिया, उसने ट्रैप कर लिया। अब ट्रैप करने के बाद कुछ खाना कहाँ चला गया, हमारे कहाँ चला गया, स्टमक में चला गया। सही है। अब बहुत सारे पैथोजन होंगे जिसको म्यूकस ट्रैप नहीं कर पाया होगा, तो उन पैथोजन के साथ क्या होगा, यस, HCl ऑफ स्टमक इज ऑल्सो एंटीसेप्टिक। HCl इन स्टमक भी क्या है, एंटीसेप्टिक है, यानी बैक्टीरिया वायरस वगैरह को किल करता है स्टमक ऑफ HCl। सही है, HCl ऑफ स्टमक। ये बात हो गई। इसके अलावा ये तो डाइजेस्टिव
क्या वो मतलब। इसके अलावा हमारे पास दो और चीजें होती हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करने में मजबूर करती हैं। वन इज एट द फेरेंजियल रीजन। फेरेंजियल रीजन में, फेरेंजियल रीजन क्या चीज है? फेरेंजियल रीजन वो रीजन है जहां पे ओरल कैविटी फेरिंग्स से कनेक्ट होती है, यानी ओरोफेरिंग्स वाला रीजन। सही है, रीजन ऑफ ओरोफेरिंग्स, रीजन ऑफ ओरोफेरिंग्स, यानी वो रीजन जहां पे ओरल कैविटी फेरिंग से कनेक्ट हो रही है। वहां पे प्रेजेंट होते हैं रिंग्स ऑफ टॉन्सिल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? रिंग ऑफ टॉन्सिल्स। 3 पेयर होती है, 3 पेयर्स ऑफ टॉन्सिल प्रेजेंट होती है। 2 हमें नजर आ रही होती है, ये वाली। सही है, ये वाली 2 हमें नजर आ रही होती है, बाकी हमें नजर नहीं आ रही होती है, मगर एक पूरी रिंग प्रेजेंट होती है फेरिंग्स के। सही है, फेरिंग्स की पूरी एक टॉन्सिल की रिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिंग ऑफ टॉन्सिल्स। सही है, 3 पेयर्स होते हैं बेसिकली। इसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन में कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। सही है, जैसे लिम्फॉइड ऑर्गन, जैसे लिम्फ नोड एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, उसके अंदर लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर क्या होता है? लिम्फोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो ये टॉन्सिल भी एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, इसके अंदर भी डब्ल्यूबीसीज होंगे। इसी तरह हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, यस बिल्कुल सही, स्मॉल इंटेस्टाइन contain lymphoid organ known as Peyer's patches. देखो, ये देखो, ये खाना आ रहा है, खाने के अंदर बैक्टीरिया और वायरस है। क्या है? बैक्टीरिया और वायरस। इस बैक्टीरिया और वायरस को म्यूकस, यहाँ पे जो म्यूकस है, कोशिश करता है ट्रैप कर ले। जो बच जाते हैं उनको ये स्टमक के अंदर मौजूद HCl क्या कर लेते हैं? किल कर देता है। अगर फिर भी कुछ वायरस बैक्टीरिया बच गए तो वो इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं? इंटेस्टाइन में। सही है, इंटेस्टाइन में आ गया, ये खाना इंटेस्टाइन में आ गया, ये फूड। सही है, इसमें कुछ वायरस बैक्टीरिया बच गए होंगे, वो क्या करेंगे? ये वॉल को मैं थोड़ा सा मोटा बनाता हूँ, ये इंटेस्टाइन का वॉल है। सही है, इंटेस्टाइन का वॉल है। ये कोशिश करेंगे कि कहां चले जाएं? ब्लड में एंटर हो जाए। कहां एंटर हो जाए? ब्लड में एंटर हो जाए। मतलब ग्लूकोज वगैरह यहां से एब्जॉर्ब हो रहा होगा ब्लड में, साथ में वायरस बैक्टीरिया भी कोशिश करेंगे वो ब्लड में चले जाए। मगर इनके वॉल्स में मौजूद होंगे कुछ पैचेस लिम्फॉइड ऑर्गन के। सही है, जब यहां से कोई पैथोजन कोशिश करेगा कि वो ब्लड में चले जाए, बीच में मौजूद होंगे पेयर्स पैचेस, और पेयर्स पैचेस के अंदर मौजूद डब्ल्यूबीसीज क्या करेंगे? उस वायरस बैक्टीरिया को क्या कर देंगे? किल कर देंगे। आई बात समझ में? सही है, इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारे इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है। अच्छा, थर्ड जो कंपोनेंट है, यहां पे लिखो, मिटा के लिख दो। थर्ड जो कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अच्छा, एक फोर्थ कंपोनेंट भी है, वो भी बताता हूं। पहले थर्ड कंपोनेंट देख लो, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट भी किस चीज में रोल प्ले करता है? यस, इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, lining of respiratory system is formed by mucus secreting ciliated cells. जो रिस्पायरेटरी सिस्टम की लाइनिंग होती है वो किससे लाइन होती है? म्यूकस सिक्रीटिंग सीलिएटेड सेल्स। सही है, अब म्यूकस सिक्रीटिंग सीलिएटेड सेल क्या करते हैं? यस, क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं। म्यूकस जो होता है, म्यूकस क्या करता है? ट्रैप कर लेते हैं पैथोजेंस को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। पैथोजेंस को क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं। और ट्रैप करने के बाद सीलिया क्या करते हैं इसमें? यस, बैकवर्ड बीटिंग। यस, बैकवर्ड बीटिंग ऑफ सीलिया। बैकवर्ड बीटिंग ऑफ सीलिया की वजह से वो म्यूकस कहां चले जाता है? कंटिमिनेटेड म्यूकस। कंटिमिनेटेड म्यूकस का मतलब है ऐसा म्यूकस जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। सही है, तो कंटिमिनेटेड म्यूकस कहां चले जाते हैं?
यस फेरिंग्स में चले जाता है। अब फेरिंग्स इसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो हाँ या तो यस या तो ईसोफेगस में चले जाए फेरिंग्स से, या फिर ओरल कैविटी में आ जाए, स्प्यूटम के फॉर्म में बॉडी से रिलीज हो जाए। तो फेरिंग्स आ जाता है, फेरिंग्स से बॉडी से रिलीज हो जाता है। अगर हमारे डाइजेस्ट से ईसोफेगस में भी चला गया तो वहां पे भी HCl होता है जो उसको किल कर देता है। इस तरह रिस्पायरेटरी सिस्टम भी इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे हमने जो सांस ली थी उसके अंदर जो पैथोजेंस वगैरह थे वो उसके अंदर जो पैथोजेंस थे वो क्या करते थे, वो क्या म्यूकस में ट्रैप हो जाते थे। सही, म्यूकस क्या करता था, हमारे एयर के अंदर जो पैथोजेंस है, एयर के अंदर जो वायरस बैक्टीरिया है, उनको क्या कर लेता था, ट्रैप कर लेता था म्यूकस। मगर कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो एयर के साथ एल्विलाई तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही होगा, पहुंच जाएंगे ना। कुछ ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो हमारे एल्विलाई तक पहुंच जाएंगे। ये एल्विलाई की मैं वॉल बनाया हूं, ये सेल्स हैं। ये जो एंडोथेलियल सेल था एल्विलाई का, याद है, ये वो एंडोथेलियल सेल्स हैं। और इसके बाद क्या होगा, ब्लड वेसल्स होंगे। ये ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है। अब कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो एयर के साथ यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अभी कोशिश करेंगे कि जैसे ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा है इसी तरह हम भी ब्लड में चले जाएं। मगर जब ये ब्लड में जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेल्स होंगे, जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है। ये एल्विलाई का तो सेल नहीं है, ये मैक्रोफेज है, मगर ये मॉडिफाई हो गया और परमानेंट रेजिडेंट बन गया किसका, एल्विलाई का। और इस सेल को बोलते हैं हम एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस। इसको क्या बोलते हैं, एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस। चलो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने देखा था 4 कंपोनेंट्स हमें पढ़ने थे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। यस, फैगोसाइटोसिस, साइटोटॉक्सिसिटी, यस, इन्फ्लेमेशन एंड पायरेक्सिया। ये 4 चीजें पढ़ने की, सही है। अच्छा, ये जो फैगोसाइटोसिस और साइटोटॉक्सिसिटी, ये जो 2 कंपोनेंट्स है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के, ये आते हैं एक सब टाइप के अंदर जिसको हम कहते हैं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम या सेल्स ऑफ इननेट इम्यून सिस्टम। जो इननेट इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं यानी WBC, जो इननेट इम्यून सिस्टम के, वो किसमें रोल प्ले करते हैं, फैगोसाइटोसिस में और साइटोटॉक्सिसिटी में। आई बात समझ, अभी समझ में आ जाएगी थोड़ी देर में। सही, सबसे पहले सारे सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अगर मैं पूछूं सेल्स ऑफ इननेट इम्यून सिस्टम नहीं बल्कि ओवरऑल मैं पूछूं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम कौन होते हैं, WBCs। बिल्कुल, WBCs क्या होते हैं, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इन WBCs की 2 कैटेगरी होती है, एक को हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, यस, दूसरे को हम बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में 3 तरह के WBCs आ जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अच्छा, इनमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, इजनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स में, वो डिटेल्स याद नहीं रखनी है हमें। साइट्स की भी कैटेगरी, एक ग्रेन्युलोसाइट्स 2 तरह के होते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट्स 2 तरह के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। सही है। अच्छा, मोनोसाइट्स मॉडिफाई होके 2 सेल्स बना सकते हैं, या तो मैक्रोफेज बना सकते हैं या तो डेंड्राइटिक सेल। और लिम्फोसाइट्स 2 तरह के होते हैं, यस, टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी सेल या फिर बी लिम्फोसाइट्स। सही है, आगे बात समझ में। अच्छा, अब हमारे पास जो मेन सेल्स हैं वो 2 हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एग्रेन्युलोसाइट्स में स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। सही है, इसीलिए कोई भी ग्रेन्यूल इसमें डाई को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता है। इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं न्यूट्रोफिल में, वो एसिडिक डाई को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बेसिक डाई को भी। इजनोफिल में एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब करते हैं। बेसोफिल के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो किसको एब्जॉर्ब करते हैं, बेसिक। और इनमें तो कोई स्पेसिफिक ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते ही नहीं है, तो इसमें बात ही नहीं करते हम। सही है, तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो सेल्स हैं, सिर्फ ये 5 सेल्स आते हैं WBCs में। सही, व्हाइट ब्लड सेल्स में सिर्फ ये 5 सेल्स आते हैं। और कोई भी
तीसरा, चौथा, पांचवा सेल नहीं आता है। अगर किसी भी सेल का नाम लिखा हुआ है और उसको हम तशबीह दे रहे हैं, उससे WBC से रेफर कर रहे हैं WBC की तरफ, तो समझ लेना कि ये इन 5 में से किसी एक की टाइप है। जैसे नेचुरल किलर सेल, सुना है नेचुरल, नजर आ रहे नेचुरल किलर सेल यहाँ पे कहीं पे, मगर वो किसी एक सेल की टाइप होगी, वो हम लोग देखेंगे नेचुरल किलर सेल पढ़ते हुए। डेंड्राइटिक सेल इन 5 में नजर नहीं आ रहे, तो ये मोनोसाइट से ड्राइव होता है, सही है। मैक्रोफेजेस मोनोसाइट से ड्राइव होता है, समझ में आ रही है बात। तो कोई भी सेल का नाम सुनो तो वो इन 5 में से किसी ना किसी कैटेगरी होगी या किसी ना किसी मॉडिफाई होकर बनी होगी। इस 5 के अलावा कोई भी WBC नहीं होता है हमारे पास, सही है। अच्छा चलो टी सेल को भी और इलेबोरेट करके देख लेते हैं। देखो ये जो टी सेल होते हैं ये 4 तरह के होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, यस मेमोरी टी सेल और सप्रेसर टी सेल, बिल्कुल सही कहा। ये 4 तरह के टी सेल होते हैं, सही है। अब जो नेचुरल किलर सेल होते हैं ना, टी सेल मॉडिफाई होते हैं और मॉडिफाई होके क्या बना लेते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। तो नेचुरल किलर सेल्स आर मॉडिफाइड साइटोटॉक्सिक टी सेल, मैक्रोफेजेस आर मॉडिफाइड मोनोसाइट्स, डेंड्राइटिक सेल्स आर मॉडिफाइड मोनोसाइट्स, सही है। नेचुरल किलर सेल्स आर मॉडिफाइड साइटोटॉक्सिक टी सेल, समझ में आ गई बात। तो ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है ये टाइप्स है, सही है। और ये जो ब्लू से मैंने लिखा है नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल, ये तीनों मॉडिफाइड फॉर्म है, टाइप्स नहीं है बल्कि मॉडिफाइड फॉर्म है, सही। ये सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है। सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में सिर्फ इतना याद रखना है तुम लोगों को। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, दैट इज फेगोसाइटोसिस। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस दैट इज फेगोसाइटोसिस। अब ये जो फेगोसाइटोसिस होता है ये 2 सेल्स परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले सेल्स जो फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं उनका नाम क्या है, न्यूट्रोफिल्स। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा फेगोसाइटोसिस कौन परफॉर्म करता है, तो इसका जवाब होगा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट WBC, सबसे ज्यादा अबंडेंट WBC है, सही। कितना होता है ब्लड में, 50 to 70% ऑफ ऑल द WBC, सही। 50 to 70% से भी अकेला होता है सारे WBC में, इसीलिए सबसे ज्यादा अबंडेंट WBC है, सही। और ये क्या करता है, फेगोसाइटोसिस करता है, फेगोसाइटोसिस करता है। फेगोसाइटोसिस का मतलब ईट करता है फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यस पार्टिकल्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ईट करता है, खा लेता है, सही है। अच्छा एक वर्ड होता है पैथोजेंस। पैथोजेंस का मतलब क्या होता है, नहीं देखो पैथोजेन, यस बिल्कुल सही। पैथो का मतलब होता है डिजीज, पैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीज, सही है। इसी तरीके से पैथोजिन का मतलब होता है डिजीज जनरेटर, यस। ऐसा सब्सटेंस जो कि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज काउज करे उसको हम क्या कहते हैं, पैथोजेन कहते हैं, सही है। तो ये क्या करता है, न्यूट्रोफिल ईट करता है फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये तो मैक्रोफेज भी करता है। फर्क क्या हुआ न्यूट्रोफिल में और मैक्रोफेज में, हाँ फर्क क्या हुआ, ये जो न्यूट्रोफिल है दे बिकम डाई आफ्टर फेगोसाइटोसिस, ये फर्क है, यस बिल्कुल सही। एक और पॉइंट आ गया, ये होते हैं शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड इसलिए होते हैं क्योंकि ये फेगोसाइटोसिस करते हैं और फेगोसाइटोसिस करने के बाद मर जाते हैं, सही है। मतलब एक बैक्टीरिया को खाते हैं और खा के क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेथ हो जाती है इनकी, समझ आई बात। अच्छा जो पस फॉर्मेशन होती है, पस फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं वो यही करते हैं, बताता हूं क्यों। इट ऑल्सो रोल प्ले इन पस फॉर्मेशन। देखो होता ही है, पस व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर का फ्लूइड क्यों होता है पस के अंदर, क्योंकि उसमें WBCs की डेड बॉडीज होती हैं, WBCs की डेड बॉडीज होती हैं। सबसे ज्यादा डेड कौन हो रहा है, WBC, न्यूट्रोफिल। मतलब एक बैक्टीरिया को खा रहा है और मर जा रहा है, सही, इसलिए सबसे ज्यादा भी होता है ताकि इसका नंबर मेंटेन हो सके, क्योंकि तो फॉरन मर जा रहे हैं, सही, फॉरन डेड हो जा रहे हैं, तो इसलिए इनका नंबर ज्यादा होता है ताकि नंबर कम ना हो पाए इनका फॉरन डेड होने की वजह से, सही है। तो इसीलिए पस फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा रोल प्ले कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स करता है। दूसरे जो सेल्स है जो कि
जो क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं, उनका नाम है मैक्रोफेजेस। क्या नाम है? मैक्रोफेजेस। देखो मैक्रोफेजेस जब ब्लड में सर्कुलेट हो रहा होता है तो मैक्रोफेज नहीं होता है, बल्कि वो मोनोसाइट की फॉर्म में होता है। सही है। तो ब्लड में कौन सा सेल होते हैं? ब्लड में होता है मोनोसाइट, ब्लड में होते हैं मोनोसाइट। मगर जब ये मोनोसाइट टिश्यू में आता है तो टिश्यू में आके क्या बन जाते हैं? मैक्रोफेज। सही है, मैक्रोफेज बन जाता है। अब ये मैक्रोफेज क्या करते हैं? ईट करते हैं बैक्टीरिया को, ईट पैथोजेंस, पैथोजेंस को ईट करते हैं। सही, खा लेता है, फेगोसाइटोसिस कर देता है, उसकी फेगोसाइटोस कर लेता है उसको। सही है। इसने क्या किया? मैक्रोफेज ने क्या किया? पैथोजन को खा लिया। ये मैक्रोफेज था। ये क्या था? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज ने, ये उसके अंदर एक बैक्टीरिया आया था, इसने उसको क्या कर लिया? इंगल्फ कर लिया। मगर इसको इंगल्फ करने के बाद इसने एक काम किया, इसको इंगल्फ करने के बाद, इसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने के बाद इसने अपने इसके एंटीजन को अपनी सरफेस पे प्रेजेंट कर लिया। अब हम इसको मैक्रोफेज नहीं कहेंगे। यस, अब ये मैक्रोफेज कन्वर्ट हो गया किसमें? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में। सही है। तो अब इसको कहेंगे हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। सही है। अगर क्वेश्चन है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किस सेल से ड्राइव होता है तो क्या जवाब होगा? मैक्रोफेज से ड्राइव होता है। या फिर मोनोसाइट्स अगर आंसर में हो तो मोनोसाइट भी लगा सकते हैं, क्योंकि एट द एंड तो ये मोनोसाइट से ड्राइव हुआ है ना। तो अगर मगर मैक्रोफेज अगर मौजूद है तो मैक्रोफेज लगा देना, वरना मोनोसाइट लगा देना। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ऐसे सेल होते हैं जब मैक्रोफेज बैक्टीरिया को ईट करते हैं, बैक्टीरिया को फेगोसाइटोस करते हैं, और फेगोसाइटोस करने के बाद उनके एंटीजन को अपने सरफेस पे प्रेजेंट कर लेते हैं। फिर ये क्या बन जाते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 1। क्या रिलीज करते हैं? इंटरल्यूकिन 1। सही है। और ये इंटरल्यूकिन 1 क्या करते हैं? सबसे पहले ये इंटरल्यूकिन 1 है एक पायरोजन। एक क्या है? पायरोजन है। तो ये क्या करवाता है? पायरेक्सिया करवाता है, यानी फीवर करवाता है। सही है, टेम्परेचर को राइज करता है। दूसरा, ये पायरोजन क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, यस, अट्रैक्ट करते हैं अदर मैक्रोफेजेस या अदर डब्ल्यूबीसीज बोल दो, अट्रैक्ट करता है दूसरे डब्ल्यूबीसीज को। सही है। और तीसरा काम ये इंटरल्यूकिन 1 क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं हेल्पर टी सेल को, एक्टिवेट हेल्पर टी सेल। ये एक्टिवेट, ये जो हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट कर रहे हैं ये हम देखेंगे बाद में, ये हम एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में देखेंगे। सही है, बाद में देखेंगे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में। अभी भूल जाओ इसको एक्टिवेट करने को, ये 2 पॉइंट याद रखो। इसको हम दोबारा से देखेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का ये वाला रोल एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में। सही है, क्योंकि ये पार्ट आ जाता है एडेप्टिव। देखो इननेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे ही बना उसने किसको एक्टिवेट कर दिया? हेल्पर टी सेल को। सही है, तो हेल्पर टी सेल भी एक्टिवेट हो गया, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी, एडेप्टिव इम्यूनिटी भी क्या हो गई? एक्टिवेट हो गई। समझ में आई बात? मगर ये अभी काम शुरू नहीं कर सकता हेल्पर टी सेल, ये देखेंगे बाद में एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में। अब देखो, अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पता है क्या करता है? ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक और काम करता है। अच्छा देखो, मैक्रोफेजेस बहुत सारे ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और मैक्रोफेजेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और मैक्रोफेजेस आएंगे वो भी यही काम करेंगे, बैक्टीरिया को ईट करेंगे, फेगोसाइटोस करेंगे और उसके एंटीजन को अपने सरफेस पे प्रेजेंट कर लेंगे। इस तरह हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन जाएंगे, बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे बन जाएंगे। सही है। अब ये सारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करेंगे? यही इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करेंगे, फर्दर मैक्रोफेजेस आएंगे। सही है, फर्दर मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करेंगे। जो मैक्रोफेजेस वहां ब्लड से गुजर रहे होंगे वो देखेंगे यहाँ से इंटरल्यूकिन 1 आ रहा है इस टिश्यू के अंदर से, मतलब उस टिश्यू में कोई मसला हुआ होगा, चलो उस टिश्यू में चलते हैं, इस तरह होगा। मगर कुछ मैक्रोफेजेस बोलेंगे कि बहुत सारे ऐसे डब्ल्यूबीसीज हैं, ऐसे डब्ल्यूबीसीज हैं जो कि लिम्फॉइड ऑर्गन में बैठे हुए हैं। सही है, सुकून से अपने घरों में बैठे हुए हैं। सही है, तो उनको भी जगाना है जाके, उनको भी जगाना है जाके। तो मैक्रोफेज, कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या हो जाएंगे? मॉडिफाई हो जाएंगे। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या हो जाएंगे? याद रखना है इसको, कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मॉडिफाई हो जाएंगे, और मॉडिफाई होकर क्या बना लेंगे? डेंड्राइटिक सेल। इसको गौर से समझना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ऐसे थे और इनके ऊपर क्या लगा हुआ था? एंटीजन लगा हुआ था। मगर ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल थी इसकी एक लिमिटेशन थी कि ब्लड जो इसके पास से गुजर रहा है, जो ऐसा ब्लड जो इस टिश्यू के पास से गुजर रहा है जिसके अंदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जैसे वो उस ब्लड में मौजूद डब्ल्यूबीसी को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना। तो ये इसकी लिमिटेशन है। मगर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? कुछ एंटीजन पे, सारे नहीं, कुछ
इस तरह के डेंड्राइटिक सेल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? इस तरह के डेंड्राइटिक सेल में। और इस डेंड्राइटिक सेल क्योंकि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से बना है तो इसके ऊपर भी क्या मौजूद होगा? क्या होगा? एंटीजन होगा। तो अब डेंड्राइटिक सेल के बारे में पूछा जाए ये किससे फॉर्म हुआ है, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से, या फिर कह सकते हैं मैक्रोफेज से, या फिर कह सकते हैं मोनोसाइट से। सही है। अच्छा, ये डेंड्राइटिक सेल बन गया। अब ये डेंड्राइटिक सेल पता है क्या करते हैं? it goes to lymphoid organs to activate the WBCs present there। सही है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में WBCs प्रेजेंट है जो ब्लड में नहीं आ रहे, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बैठे हुए अपना सकून से। सही है। ये डेंड्राइटिक सेल उनके पास जाता है और उनको जाके जगाते हैं, जाते हैं तक मकसूद रखते हैं। सही है। अच्छा, अब दूसरा प्रोसेस साइटोटॉक्सिसिटी। अच्छा, साइटोटॉक्सिसिटी में एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि साइटोटॉक्सिसिटी दो होती है। एक साइटोटॉक्सिसिटी होती है इननेट इम्यून सिस्टम में और एक साइटोटॉक्सिसिटी होती है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में। इननेट इम्यून सिस्टम में जो साइटोटॉक्सिसिटी होती है वो होती है नेचुरल किलर सेल्स के जरिए, और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में जो साइटोटॉक्सिसिटी होती है वो कौन करवाता है? साइटोटॉक्सिक टी सेल। सही है, साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो इसको याद रखना, बुक में लिखा हुआ है, बुक में इननेट इम्यून सिस्टम में नेचुरल किलर सेल्स भी लिखे हुए हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल भी, मगर हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? सिर्फ यहाँ पे नेचुरल किलर सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल जो साइटोटॉक्सिसिटी परफॉर्म करता है वो कहाँ परफॉर्म करता है? एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के पार्ट में परफॉर्म करता है। उसका कोई भी ताल्लुक इननेट इम्यून सिस्टम से नहीं है। तो इसको गौर से समझो, देखो गौर से समझो इसको, साइटोटॉक्सिसिटी को। नेचुरल किलर सेल्स डिफरेंस देखेंगे बाद में, नेचुरल किलर सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल का डिफरेंस बाद में देखेंगे। सबसे पहले करता क्या है नेचुरल किलर सेल, ये देख लेते हैं। नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स को हम कहते हैं पुलिस मैन ऑफ बॉडी। क्या कहते हैं? पुलिस मैन ऑफ, ये बॉडी का पुलिस मैन है, पुलिस है बॉडी का। सही है। क्यों पुलिस है बॉडी का? ये जैसे पुलिस खड़ा हुआ होता है नाके पे, सही है, या फिर रोड के कॉर्नर पे, रोड साइड पे खड़ा हुआ होता है और क्या कर रहा होता है? सबकी NIC चेक कर रहा होता है। ऐसी ही है ना? नहीं कर रहा होता है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कर रहा होता है। सही है। तो पुलिस खड़ा हुआ होता है हर नाके पे और क्या कर रहा होता है? NIC चेक कर रहा होता है कि कोई किसी और सिटीजन का तो मुल्क पाकिस्तान में आ तो नहीं गया, यहाँ पे अपने पाकिस्तान के सिटीजन भागने का सोचा है और पुलिस सोचा कोई बाहर से भी आएगा यहाँ पे, छुप के रहेगा यहाँ पे। सही है। जो आज़ादी से रह पा रहे वो भागने का सोचा है, कोई छुप के क्यों रहेगा। चलो खैर, वो चेक कर रहे होते हैं NIC। सही है कि कोई बाहर का बंदा तो नहीं है, पाकिस्तान का है या नहीं, ऐसे ही कर रहे होते हैं ना। अगर कोई बंदा NIC नहीं दिखाया या फिर NIC दिखाया वो इंग्लैंड का NIC हुआ, सही है, वो पागल ही होगा कोई, मगर मिसाल के तौर पे इंग्लैंड का NIC, वो क्या करेगा? उसको उठा के जेल में डाल देगा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सही है कि तुम फॉरेन ऑर्गेनिज्म हो। सही है, तुम बाहर के हो, फॉरेन हो, और फॉरेन को यहाँ पे हम रहने नहीं देते हैं। सही है। समझ में आई बात? एक मिसाल के तौर पे समझ लेते हैं। इसी तरह ये नेचुरल किलर सेल भी करता है। ये पुलिस मैन ऑफ द बॉडी है। सही है। और ये घूम रहा होता है, इट पेट्रोलिंग अराउंड द बॉडी। पेट्रोलिंग अराउंड द बॉडी का मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल छिड़क रहा होता है, ये घूम रहा होता है पूरी बॉडी में। सही है। ये पूरी बॉडी में घूम रहा होता है और क्या करता है? हर सेल का NIC चेक करता है। हर सेल के पास एक सरफेस मार्कर होता है, एवरी न्यूक्लिएटेड सेल। अच्छा, हम MSc की डिस्कशन अलग से करेंगे एंड में, अभी सिर्फ थोड़ा तो समझ लो कि एवरी न्यूक्लिएटेड सेल हैज अ सरफेस मार्कर नोन एज MSc1। हर न्यूक्लिएटेड सेल के पास एक सरफेस मार्कर होता है जिसका नाम क्या होता है? MSc1। ये इसकी आइडेंटिटी होती है, क्योंकि हर ह्यूमन के पास, हर ऑर्गेनिज्म के पास उसका MSc1 थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सही है। तो ये इसकी आइडेंटिटी होती है कि मैं ऐसी सेल का हूं। सही है। अब देख, सबकी NIC चेक कर रहा होता है। उसी तरीके से नेचुरल किलर सेल्स हमारे पास पुलिस मैन ऑफ द बॉडी है और ये सबके सरफेस मार्कर को चेक कर रहे होते हैं हर सेल के, और हर न्यूक्लिएटेड सेल के बाद एक सरफेस मार्कर होता है जिसको हम कहते हैं MSc1। MSc की डिस्कशन बाद में करेंगे। सही है। हर सेल के पास MSc1 एज अ सरफेस मार्कर प्रेजेंट होता है। नेचुरल किलर सेल क्या करते हैं? पूरी बॉडी में घूम रहा होता है और सबके
MHC1 को चेक कर रहा होता है कि अपनी बॉडी का MHC1 है या नहीं, सही है। अगर उसको बॉडी के बाहर का MHC1 मिला या फिर मॉडिफाइड MHC1 मिला, सही है, मॉडिफाइड MHC1, अगर उसको एबनॉर्मल MHC मिला या फिर मॉडिफाइड MHC मिला, तो वो क्या करता है, उसके खिलाफ एक्शन परफॉर्म करता है, सही है। उसके खिलाफ क्या परफॉर्म करते हैं, एक्शन। सबसे पहले मॉडिफाइड MHC कैसे प्रोड्यूस होता है, देखो कोई भी सेल अगर एबनॉर्मल हो जाए, पहले सुन लो फिर लिख लेना, कोई भी सेल अगर एबनॉर्मल हो जाए तो उसके जो MHC होते हैं वो भी एबनॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि कोई सेल जब एबनॉर्मल होते हैं तो वो एबनॉर्मल MHC बनाने लगते हैं। जैसे कैंसर सेल जब वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, जल्दी जल्दी डिवाइड करने लगते हैं, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में वो अपने MHC भी एबनॉर्मल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अक्सर MHC का कुछ पार्ट मिसिंग होता है, MHC में कुछ प्रोटीन मिसिंग होते हैं, तो पता चल जाता है कि सेल बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो वो कैंसर सेल है। तो अगर MHC एबनॉर्मल MHC मिला यानी कैंसरस सेल, यानी कैंसरस सेल, या फिर कोई मॉडिफाइड MHC मिला। मॉडिफाइड MHC से क्या मुराद है बताता हूं। देखो ये एक सेल है, ये एक नॉर्मल सेल है, इसके ऊपर एक MHC है, ये इसका सरफेस मार्कर है MHC, सही है। इसके अंदर एक अटैक किया एक वायरस, कौन अटैक किया, वायरस। अब वायरस के अंदर एक बुरी आदत होती है, वो बुरी आदत मैं बताता हूं तुम लोगों को। वायरस के अंदर एक बुरी आदत होती है कि किसी सेल पे अटैक करते हैं ना, तो पता है क्या सोचता है कि मैंने ये सेल फतह कर लिया। जिस तरह कोई मुल्क किसी मुल्क पे हमला करे और वो मुल्क फतह कर ले, कॉन्कर कर ले, तो वो क्या करेगा, अपना झंडा ले जाके, जैसे अमेरिका को पाकिस्तान फतह कर लेता है तो वो अपना झंडा ले जाके कहाँ लगा देगा, व्हाइट हाउस के ऊपर लगा देगा कि मैंने इसको फतह कर लिया। समझ आ रही बात, सही है, ऑनर के लिए। इसी तरीके से ये भी करता है वायरस भी। ये वायरस सेल के अंदर आ गया, सेल की पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है, हमें पता है, सही है, अपनी प्रोटीन बनवाने लगता है सेल के जरिए। अब ये क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया, इसको पूरी तरीके से इसको हाईजैक कर लिया। अब ये पता है क्या करता है, ये बोलता है कि सेल मेरा हो गया। अब तो ये क्या करता है, ये अपना एक एंटीजन इस MHC के ऊपर लगा देता है झंडे के तौर पे, सही कि मैंने सेल फतह कर लिया। आ रही है बात समझ में। तो जब भी कोई वायरस किसी सेल पे अटैक करता है, वो अपना एक एंटीजन उसके MHC के ऊपर लगा देता है ताकि पता चले कि ये मेरा सेल है, सही है। मगर ये बेवकूफ है, इसकी वजह से होता क्या है, ये हो जाता है मॉडिफाई। ये क्या हो जाता है, MHC हो गया मॉडिफाइड। और कोई भी मॉडिफाइड MHC होगा तो उसके खिलाफ नेचुरल किलर सेल क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। तो नेचुरल किलर सेल मॉडिफाइड MHC कब होते हैं, वायरली इन्फेक्टेड सेल में होते हैं। किसमें होते हैं, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स। ऐसा सेल जो वायरस के जरिए इन्फेक्ट हो जाए उसका MHC मॉडिफाई हो जाते हैं, और कैंसर सेल का MHC एबनॉर्मल हो जाता है। तो अगर उसका एबनॉर्मल, वो NIC चेक कर रहा है, MHC चेक कर रहा है, अगर उसको एबनॉर्मल MHC मिला तब भी वो एक्शन परफॉर्म करेगा, मॉडिफाइड MHC मिला तब भी वो एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन में क्या करते हैं, एक्शन में बताता हूं क्या करते हैं। एक्शन में वो दो चीजें रिलीज करते हैं, एक रिलीज करता है परफॉरेंस नेचुरल किलर सेल, और दूसरा रिलीज करते हैं ग्रेन्जाइम। परफॉरेन और ग्रेन्जाइम। परफॉरेन क्या करते हैं, यस, परफोरेट कर देता है। परफोरेट मतलब फॉर्मेशन ऑफ पोर, तो परफोरेट कर देते हैं सेल को। परफोरेंस क्या करते हैं, परफोरेट कर देते हैं सेल को। और ग्रेन्जाइम क्या करते हैं, लाइसिस करवा देते हैं, ब्रेक डाउन करवा देते हैं सेल की, सही है, लाइसिस करवा देते हैं सेल की भी और सेल के अंदर जो कुछ है उसकी। अच्छा, अब अगर नेचुरल किलर सेल से परफॉरेन रिलीज करता तो पता है क्या होता, सेल्स में होल्स क्रिएट हो जाते हैं, वाटर अंदर जाता है और सेल क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है। मगर इससे नुकसान ये होता है कि उसके अंदर अगर वायरस वगैरह मौजूद है तो वायरस पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो इसीलिए वो उसके साथ ग्रेन्जाइम भी रिलीज करता है ताकि वो कंप्लीट ब्रेक डाउन कर दे सेल की। मतलब परफॉरेन रिलीज करता है, उसकी वजह से सेल में होल्स क्रिएट होते हैं, और फिर ग्रेन्जाइम रिलीज करते हैं, जो ग्रेन्जाइम अंदर जाके सेल की क्या कर देता है, और सेल के अंदर सारे कंपोनेंट्स की क्या कर देता है, लाइसिस कर देता है। आगे बात समझिए, इस तरह नेचुरल किलर सेल काम करता है। अब नेचुरल किलर सेल्स को हमने देखा था कि नेचुरल किलर सेल्स क्या है, मॉडिफाइड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं। तो नेचुरल किलर सेल्स आर मॉडिफाइड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स क्या है, मॉडिफाइड साइटोटॉक्सिक टी सेल। इसको पूरा लिख देता हूं मैं, मॉडिफाइड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अब ये साइटोटॉक्सिसिटी जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी थी अडेप्टिव इम्यून सिस्टम की, सही है, क्योंकि साइटोटॉक्सिक टी सेल एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का पार्ट है। मगर कुछ साइटोटॉक्सिक टी सेल थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, और मॉडिफाई होकर क्या बना लेते हैं, नेचुरल किलर सेल। अच्छा, अब ये मॉडिफिकेशन क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल में और नेचुरल किलर सेल में, वो देख लेते हैं नीचे। डिफरेंस ये होता है इन दोनों में कि साइटोटॉक्सिक टी सेल रिक्वायर एक्टिवेशन फ्रॉम हेल्पर टी सेल,
हेल्पर टी सेल। अच्छा, ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ये उस वक्त तक साइटोटॉक्सिक टी सेल उस वक्त तक कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक हेल्पर टी सेल उनको एक्टिवेट ना कर दे, यानी एडेप्टिव इम्यून सिस्टम स्टार्ट ना हो जाए। मगर नेचुरल किलर सेल, अनलाइक द साइटोटॉक्सिक टी सेल, नेचुरल किलर सेल्स डू नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन। नेचुरल किलर सेल को कोई भी एक्टिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, हमेशा एक्टिवेट रहते हैं। क्यों एक्टिवेट रहते हैं? क्योंकि इनको नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, किसी खास एंटीजन के खिलाफ प्रोड्यूस नहीं करना है, बल्कि हर एंटीजन के खिलाफ प्रोड्यूस करना है, इसलिए हमेशा एक्टिवेट रहते हैं। जैसे ही कोई आए उसके खिलाफ क्या कर दें? अटैक कर दें। मगर साइटोटॉक्सिक टी सेल हमेशा एक्टिवेट नहीं रहते हैं, इनको हेल्पर टी सेल एक्टिवेट करता है। आगे बात समझ में? इन्फ्लेमेशन या फिर इसको कह सकते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, देखो ये प्रोड्यूस पता है कब होता है? इन्फ्लेमेशन होती कब है? आफ्टर टिश्यू डैमेज। इन्फ्लेमेशन कब होती है? जब भी टिश्यू डैमेज होता है तो क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब कभी भी टिश्यू डैमेज होता है क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब ये टिश्यू डैमेज अलग अलग तरह से हो सकते हैं। सबसे पहले साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन देखते हैं, फिर देखेंगे कैसे होता है इन्फ्लेमेशन। सही है, सबसे पहले देख लेते हैं साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। या चलो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन बाद में देखेंगे, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, साइंस एंड सिम्टम्स। पता कैसे चलेगा इन्फ्लेमेशन हो गई है, ताकि हमें एसेस करने में आसानी हो आगे। सही, तो 4 की साइंस है इन्फ्लेमेशन की, 4 की साइंस हैं। फर्स्ट वन इज रेडनेस, सेकेंड वन इज स्वेलिंग, थर्ड वन इज पेन और फोर्थ वन इज हीट। मतलब कोई भी पार्ट अगर इन्फ्लेम उस वक्त होगा, कोई भी पार्ट इन्फ्लेम उस वक्त होगा जब वो पार्ट रेड हो जाए, स्वेल हो जाए, वहाँ पेन होने लगे और वहाँ से हीट रिलीज हो। सही है। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है, हमें पता है इन्फ्लेमेशन कब होती है? टिश्यू डैमेज के बाद होती है। तो जब भी टिश्यू डैमेज होगी ये 4 की साइंस हमें मिलेंगी। सही है, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, हीट। अच्छा, ये क्यों होती है इसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। देखो, जब भी टिश्यू डैमेज, जैसे हम कहीं गिर जाते हैं, कहीं हमें चोट लग जाती है कहीं से, जैसे मुझे यहाँ से अगर चोट लग गई बहुत ज़ोर से, तो क्या होगा? इस जगह में टिश्यू क्या हो जाएंगे? इस जगह के टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। जब इस जगह की टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, वो जगह क्या हो जाएगी? इन्फ्लेम हो जाएगी, उस जगह में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इसलिए वो जगह रेड हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से चोट नहीं लगी मुझे, मगर उस जगह पे मेरे किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस ने अटैक कर दिया, तो वो भी आके टिश्यू को क्या करेंगे? डैमेज करेंगे। सही, जब डैमेज करेंगे टिश्यू को, तो जब भी टिश्यू डैमेज होता है उसके बाद क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन। तो वो बैक्टीरिया वायरस जब टिश्यू को डैमेज करेंगे, वो वहाँ पे क्या हो जाएगी? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अब देखो होता क्या है इन्फ्लेमेशन में, होता कैसे है? देखो, जब भी टिश्यू डैमेज होगी, जब भी टिश्यू डैमेज होगा, टिश्यू किस चीज़ से बनता है? सेल्स। तो सेल डैमेज होंगे। क्या डैमेज होंगे? सेल्स। और सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। तो क्या डैमेज होगी? सेल मेम्ब्रेन। तो जब भी टिश्यू डैमेज होगा, सेल डैमेज होगा। जब भी सेल डैमेज होगा, सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले डैमेज होगी। सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले डैमेज होगी। और जब भी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है, सेल मेम्ब्रेन रिलीज करती है या फिर प्रोड्यूस करती है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन। सेल मेम्ब्रेन क्या प्रोड्यूस करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये तो हो गई नॉर्मल सेल की बात। देखो, हर टिश्यू, हमारी बॉडी के हर टिश्यू के अंदर ये एबिलिटी है कि जब भी उसका सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो, वो क्या प्रोड्यूस कर दे? प्रोस्टाग्लैंडिन। सही है। सेल मेम्ब्रेन डैमेज, टिश्यू जब भी डैमेज होगा, टिश्यू सेल से बनता है इसलिए सेल डैमेज होगा, और सेल का सबसे आउटर स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन है, इसलिए सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा, और जब भी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा। सही है। इसके अलावा हर टिश्यू में कुछ मॉडिफाइड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? टिश्यू ऑल्सो कंटेन सम मॉडिफाइड सेल। टिश्यू के अंदर और क्या होता है? कुछ मॉडिफाइड सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मास्ट सेल्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मास्ट सेल्स। सुना है मास्ट सेल्स का नाम? नहीं सुना है? तो ये याद रख लो, हर सेल के अंदर कुछ मॉडिफाइड सेल होते हैं, इनका नाम क्या होता है? मास्ट सेल्स। ये इम्यून सिस्टम के पार्ट नहीं होते, इम्यून WBCs नहीं है, वाइट ब्लड सेल नहीं है, कोई भी मॉडिफाइड वाइट ब्लड सेल नहीं, बल्कि एक नॉर्मल सेल है। मगर इनके अंदर एक खास तरह की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी ये डैमेज होते हैं मास्ट सेल, जब भी मास्ट सेल डैमेज होते हैं, मास्ट सेल रिलीज करते हैं हिस्टामीन। क्या रिलीज करते हैं? हिस्टामीन।
जैसे देखो, जैसे अगर यहाँ पे मैं कोई बहुत ज़्यादा कीमती चीज़, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ यहाँ पे छुपाऊंगा, सही, और ये गेट बंद कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाए, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे गिरा दूंगा, कुछ बटन्स रख दूंगा यहाँ पे कि कोई भी उस पर पैर रखे तो अलार्म बज जाए। समझ आ रही है बात? ऐसे ही होता है। तो इसी तरह हम टिश्यू के अंदर भी कुछ सेल्स को रख देते हैं। जैसे ये टिश्यू है, टिश्यू में बहुत सारे सेल्स हैं, तो बीच में एक सेल होगा ये, जिसको हम क्या कहेंगे, मास्ट सेल। इसका कोई और काम नहीं है। जब भी इस टिश्यू पे कोई भी अटैक करेगा, तो अगर इस सेल पे अटैक करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होगा, इस सेल पे अटैक करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होगा, मगर जब इस सेल पे अटैक कर देगा तो ये क्या रिलीज करेगा, हिस्टामिन रिलीज करेगा। बस ये फर्क है, सही। तो मास्ट सेल क्या रिलीज करेगा, हिस्टामिन रिलीज करेगा, सही है। अच्छा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामिन ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, यस, ये दोनों हैं वेजोडाइलेटर। ये दोनों क्या हैं, वेजोडाइलेटर। तो उस जगह पे जहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन, जहाँ पे टिश्यू डैमेज होगा वहाँ से हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहे होंगे, तो वो जगह जहाँ पे टिश्यू डैमेज हुए हैं और वहाँ से हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहे हैं, उस जगह के जो ब्लड वेसल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, सही है। और साथ में वेजोडाइलेटर के साथ साथ पोर साइज ऑफ ब्लड वेसल ऑल्सो इंक्रीज, पोर साइज इंक्रीज हो जाएगा ब्लड वेसल का, तो उसकी वजह से ज़्यादा WBCs और ब्लड कहाँ पे आने लगेगा, उस जगह पे आने लगेगा। जब ब्लड वहाँ पे आएगा, इससे क्या होगा, ब्लड कम्स इन टिश्यू, ब्लड कहाँ पे आएगा, टिश्यू में आने लगेगा, और टिश्यू में जब ब्लड आएगा तो वहाँ पे जमा होने लगेगा एंड एक्यूमुलेट देयर, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा तो एक्यूमुलेट होने की वजह से वो जगह क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। तो ब्लड की एक्यूमुलेशन की वजह से जगह क्या हो गई, स्वेल हो गई, सही है। एक्यूमुलेट होने की जगह से जगह क्या हो गई, स्वेल। ब्लड का कलर क्या होता है, रेड, तो वो जगह क्या हो जाएगी, रेड। और ब्लड का टेम्परेचर क्या होता है, हाई। जैसे अभी 26 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, ब्लड का टेम्परेचर 37 है, तो ब्लड का टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए उस जगह से हीट रिलीज होगा। और हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम में कि जब भी टिश्यू डैमेज होती है, टिश्यू डैमेज को एक खास तरह के रिसेप्टर्स सेंस करते हैं, जिनको कहते हैं नोसिसेप्टर्स, और वो नोसिसेप्टर्स टिश्यू डैमेज को सेंस करके क्या किस चीज़ की सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, पेन की। तो इसलिए टिश्यू डैमेज हुए, टिश्यू डैमेज की वजह से हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुए, और हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होने की वजह से ब्लड एक्यूमुलेट हो गया और रेडनेस, स्वेलिंग और हीट रिलीज होने लगा। ये तो हो गया, मगर साथ में टिश्यू डैमेज जब हुआ था तो उसी वक्त क्या हुआ था, पेन भी जनरेट हो गया था नोसिसेप्टर्स की वजह से। तो टिश्यू डैमेज के रिजल्ट में इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में 4 की साइंस हमारे पास आती हैं। अब फ़ायदा क्या है इन्फ्लेमेशन का, अब बताओ फ़ायदा इन्फ्लेमेशन का। इन्फ्लेमेशन का फ़ायदा ये है कि जब भी, हाँ बोलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पस फॉर्मेशन हो जाती है। देखो ब्लड आ गया, ब्लड कम्स इन टिश्यू, जब ब्लड टिश्यू में आया तो ब्लड के साथ कौन आया, WBCs, और WBCs अब क्या करेंगे, यस, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी किल कर देंगे। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, और इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से जो भी बैक्टीरिया वायरस उस टिश्यू को डैमेज किया होगा, उस बैक्टीरिया वायरस को किल कर देंगे। तो इस तरह इन्फ्लेमेशन क्या करता है, इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है। देखते हैं, पायरेक्सिया कहते हैं हम किसको, फीवर को। फीवर का एक मेडिकल टर्म है पायरेक्सिया। जैसे फीवर जो है, फीवर, ये फीवर है लेमैन टर्म, ये क्या है, लेमैन टर्म है, चीज एक ही है मगर ये लेमैन टर्म है, मतलब आम आदमी की भाषा है, आम आदमी की जुबान है। पायरेक्सिया क्या है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल टर्म है। इसी तरीके से कैंसर, कैंसर क्या है, लेमैन टर्म है या फिर मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, यस, कैंसर है लेमैन टर्म। और अगर इसी का मेडिकल टर्मिनोलॉजी देखो तो वो क्या होगी, कार्सिनोमा। चीज एक ही है दोनों, मगर ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी। समझ में आई बात? इस तरह हर चीज की कुछ लेमैन टर्म होती है और कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है। इसी तरीके से फीवर एक लेमैन टर्म है और पायरेक्सिया उसकी मेडिकल टर्म है। पायरेक्सिया का मतलब होता है इन फायर। क्या मतलब होता है, इन फायर। पायरेक्सिया का मतलब होता है इन फायर, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो जाता है इसलिए बोलते हैं इन फायर। अच्छा, होता क्या है पायरेक्सिया में? पायरेक्सिया में देखो, हमारी बॉडी का, अगर मुझे अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो मैं अगर बहुत शदीद गर्मी में चले जाऊं तो क्या मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, और उसके अंदर सेट पॉइंट होता है, जो टेम्परेचर को सेट किया होता है 37 पे।
अगर बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ने की कोशिश करते हैं वो स्वेटिंग को इंक्रीज कर देता है, इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर वापस मेंटेन हो जाता है। और थोड़ा सा भी कम होने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है, क्या रिलीज करता है, वो क्या करते हैं, देखो सेट पॉइंट तो ये रहा, सेट पॉइंट तो चेंज नहीं हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है मगर वो चेंज होने नहीं दे रहे क्योंकि सेट पॉइंट 37 पे फिक्स है, 37 पे क्या है, फिक्स है। तो वो क्या करता है, वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है हाइपोथैलेमस, तो उसकी वजह से हीट रिलीज होने लगता है। ये तो सेट पॉइंट है। अब हमें अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो हम किसी भी तरीके से नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हाइपोथैलेमस उसको बढ़ने नहीं देगा। हम जितनी भी कोशिश कर लें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने की, हाइपोथैलेमस स्वेटिंग के जरिए उसको वापस क्या कर देगा, 37 पे ले आएगा। सही है, तो हमें क्या करना होगा, इस हाइपोथैलेमस ही को चेंज करना होगा। तो पायरेक्सिया में क्या होते हैं, पायरेक्सिया इज काउज्ड बाय पायरोजेंस। पायरेक्सिया किसकी वजह से होते हैं, पायरोजेंस। पायरोजेंस काउज पायरेक्सिया। पायरोजेंस उन सब्सटेंस को कहते हैं जो क्या काउज करे, पायरेक्सिया काउज करे। अब ये जो पायरोजेंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये हाइपोथैलेमस पे एक्ट करते हैं, एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस में एक्ट करके क्या करते हैं, चेंज द सेट पॉइंट। सेट पॉइंट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या कर देते हैं, 38 पे कर देते हैं। सेट पॉइंट को इसने क्या कर दिया, पायरोजिन क्या करते हैं, सेट पॉइंट को बढ़ा देते हैं 38। अब पूरी बॉडी का टेम्परेचर हाइपोथैलेमस खुद ही बढ़ा देगा क्योंकि हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट क्या हो गया, 38। अब ये 38 पे बॉडी को मेंटेन करेगा। अब 38 के हिसाब से जो पुराना टेम्परेचर था वो कम था, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ी देर के लिए बढ़ा देगा ताकि क्या हो जाए, हीट रिलीज हो, 38 पे आके मेंटेन हो जाए। बात समझ में आई। तो इस तरह पायरोजेंस क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ये जो पायरोजेंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं एंडोपायरोजिन और दूसरे को हम कहते हैं एक्सोपायरोजिन। देखो कभी कभी कोई बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो बैक्टीरिया कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। बैक्टीरिया क्या रिलीज करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं और ये केमिकल पायरोजिन के तौर पे रोल प्ले करते हैं, तो हम उस पायरोजिन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सोपायरोजिन। अगर बैक्टीरिया के केमिकल की वजह से हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट बढ़ रहा है तो उस पायरोजिन को हम कहेंगे एक्सो, क्योंकि बैक्टीरिया बाहर से आया था, हमारी बॉडी का ऑर्गेनिज्म नहीं है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म है। सही है। एंडोपायरोजिन, अगर हमारी WBCs प्रोड्यूस करे पायरोजिन्स को तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोपायरोजेंस। जैसे हमने देखा था कि इंटरल्यूकिन 1 जो था, इंटरल्यूकिन 1 कौन रिलीज कर रहा था, मैक्रोफेजेस। और ये क्या, ये इंटरल्यूकिन 1 क्या था, एक एंडोपायरोजिन था। सही है, हमारे बॉडी के अंदर के सेल्स रिलीज कर रहे थे और ये हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट बढ़ा रहा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंडोपायरोजिन। इसके अलावा हेल्पर टी सेल रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 6, वो भी किस चीज में रोल प्ले करते हैं, पायरोजिन के तौर पे। इसके अलावा हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल रिलीज करते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और साथ में इंटरफेरॉन। सही, ये कौन क्या रिलीज करता है इसको छोड़ दो, बाद में बता दूंगा। अभी से भी याद रख लो, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और इंटरफेरॉन क्या किस चीज में रोल प्ले करते हैं, एंडोपायरोजिन के तौर पे रोल प्ले करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर WBCs प्रोड्यूस करते हैं इनको और ये हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट बढ़ा देते हैं। अब तुम लोगों ने नोट किया होगा कि हम जितना भी जो कुछ भी कर लें बॉडी का टेम्परेचर बुखार में कम नहीं होता है, मगर जब हम कोई मेडिसिन ऐसी खा लें जो कि हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट वापस से कम कर दे, जो कि इस पायरोजिन्स को इनहिबिट करे, तो उससे क्या होता है, बुखार फौरन कम हो जाता है। कैसे कम होता है पता है, हाइपोथैलेमस का वो मेडिसिन क्या करती है, हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट वापस नॉर्मल कर देती है। जब वापस नॉर्मल करती है तो अब 37 पे आ गया। अब 38 पहले से बॉडी का टेम्परेचर था, वो बॉडी के हिसाब से सेट पॉइंट के हिसाब से ज्यादा है, तो बॉडी फौरन क्या करती है, स्वेट रिलीज करती है। इसीलिए बुखार जब उतरता है तो फौरन क्या होता है, स्वेटिंग स्टार्ट होती है और उसकी वजह से टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाता है। फिर एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को हम एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम,
एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को हम एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। एडेप्टिव और एक्वायर्ड का मतलब क्या है कि हम थ्रू आउट द लाइफ एक्वायर कर रहे होते हैं डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद। सही है, तो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, इसकी इंट्रोडक्शन मैंने लिखवा दी थी। सही है, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। सिस्टम ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स का सिस्टम। क्यों कहते हैं इसको सिस्टम ऑफ लिम्फोसाइट्स? क्योंकि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में दो लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। वन इज बी लिम्फोसाइट्स एंड अदर वन इज टी लिम्फोसाइट्स। सही है, तो लिम्फोसाइट, ये सिस्टम ऑफ लिम्फोसाइट्स कहते हैं, उसमें बी और टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। सही है, बी लिम्फोसाइट जो इम्यून रिस्पांस जनरेट करता है उस इम्यून रिस्पांस को बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। सही है, और टी लिम्फोसाइट जो इम्यून रिस्पांस जनरेट करता है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। आ जाओ, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सही है, अच्छा, ये जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी है इसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अच्छा, अगर पूछा जाए ऐसी कौन सी इम्यूनिटी है जो सेल के प्रोडक्ट के जरिए हासिल होती है, सेल के जरिए नहीं बल्कि सेल के प्रोडक्ट के जरिए, तो वो होगी एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सही है, क्योंकि ये सेल डायरेक्टली इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते बल्कि बी सेल एक केमिकल रिलीज करते हैं, इसका नाम है एंटीबॉडी, और उसके जरिए इम्यूनिटी हासिल होती है, इसीलिए इसको एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली अटैक करता है वायरली इन्फेक्टेड सेल पे। सही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी जो एक सेल के जरिए हासिल हो। सबसे पहले देख लेते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सही है, सबसे पहले देखते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। देखो, सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले होती है कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सबसे पहले वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है और उसकी वजह से हो जाती है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बाद एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, सबसे पहले क्या होता है? साइट ऑफ इन्फेक्शन में कौन आते हैं? मैक्रोफेजेस। कौन आते हैं? मैक्रोफेजेस। साइट ऑफ इन्फेक्शन है, सबसे पहले आते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स भी आते हैं साथ में, न्यूट्रोफिल्स भी आते हैं, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स। मगर न्यूट्रोफिल्स का रोल नहीं है, रोल सिर्फ किसका है? एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में मैक्रोफेजेस का। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? मैक्रोफेजेस करते हैं फैगोसाइटोसिस, और फैगोसाइटोसिस करने के बाद जो बैक्टीरिया वायरस को ये इंगल्फ करते हैं उसका एंटीजन अपने ऊपर प्रेजेंट कर लेते हैं, और मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस के बाद क्या बन जाते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल सबसे पहले इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? इंटरल्यूकिन 1। सही है, और ये इंटरल्यूकिन 1 क्या करता है? 3 काम करता है। 2 काम हमने देख लिए थे इननेट इम्यून सिस्टम में, तीसरा काम देखेंगे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में। पहला काम ये पायरोजिन की तरह बिहेव करता है और क्या करता है? टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। दूसरा काम ये क्या करता है? दूसरा काम ये करता है कि ये अट्रैक्ट करता है फर्दर WBCs को। तीसरा काम ये करता है, ये पर्टिकुलरली अट्रैक्ट करता है हेल्पर टी सेल्स को। किसको अट्रैक्ट करता है? हेल्पर टी सेल्स। वालेकुम सलाम। ये पर्टिकुलरली अट्रैक्ट करता है इंटरल्यूकिन 1 किसको? हेल्पर टी सेल को। हेल्पर टी सेल आते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन में। ये अट्रैक्ट करते हैं हेल्पर टी सेल को, और हेल्पर टी सेल को जब ये अट्रैक्ट करते हैं तो हेल्पर टी सेल कहाँ आते हैं? हेल्पर टी सेल्स कम इन साइट ऑफ इन्फेक्शन। साइट ऑफ इन्फेक्शन में आते हैं।
क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं इसको इंटरल्यूकिन 1। तो ये साइट ऑफ इन्फेक्शन में आते हैं और साइट ऑफ इन्फेक्शन में आने के बाद क्या करते हैं, ये अपने रिसेप्टर्स के ज़रिए, इनके पास एक रिसेप्टर होता है, हेल्पर टी सेल के पास एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है CD4 रिसेप्टर। यस, CD4 रिसेप्टर। ये अपने CD4 रिसेप्टर के ज़रिए इंटरैक्ट करते हैं हेल्पर टी सेल, इंटरैक्ट विथ एंटीजन ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। कैसे, ये देखो यहाँ पे बताता हूँ। देखो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल था, इसके सरफेस पे क्या लगा हुआ था, एंटीजन। जैसे ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बनता है वैसे ही ये रिलीज करना स्टार्ट कर देता है इंटरल्यूकिन 1, और इंटरल्यूकिन 1 के रिस्पॉन्स में यहाँ पे आते हैं हेल्पर टी सेल। कौन आते हैं, हेल्पर टी सेल्स। और हेल्पर टी सेल के बाद एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है CD4 रिसेप्टर। सही है, ये CD4 रिसेप्टर के ज़रिए इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और ये CD4 रिसेप्टर इस एंटीजन के साथ मैच हो जाता है तो ये क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये मैच नहीं होता है तो ये हेल्पर टी सेल आगे चले जाते हैं और इसके बाद दूसरा हेल्पर टी सेल आता है। सही है, वो आगे चले जाता है, फिर तीसरा हेल्पर टी सेल आता है, वो आगे चले जाता है। सही है, एक पर्टिकुलर हेल्पर टी सेल आता है जो इसके साथ अटैच हो जाता है। सही है, ये एक पर्टिकुलर हेल्पर टी सेल होता है जिसके साथ अटैच होने में कामयाब हो जाता है, और जैसे ही इसके साथ अटैच होता है ये हेल्पर टी सेल क्या हो जाता है, एक्टिवेट। सही है, जैसे ही अटैच हुआ मतलब इंटरेक्ट किया इसने एंटीजन ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ, और इंटरेक्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। हेल्पर टी सेल बिकम एक्टिवेटेड। हेल्पर टी सेल क्या हो गया, एक्टिवेटेड हो गया। अच्छा, ये जो एक्टिवेशन है इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे हम दोबारा से। सही है, पहले हम आगे बढ़ जाते हैं और इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा आ जाएंगे इस एक्टिवेशन के पास। सही है, तो हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाता है। जब हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होता है तो ये रिलीज़ करता है इंटरल्यूकिन 6। क्या रिलीज़ करते हैं, इंटरल्यूकिन 6। लिख देता हूँ, आफ्टर एक्टिवेशन दे रिलीज इंटरल्यूकिन 6। इंटरल्यूकिन 6 क्या करता है, इंटरल्यूकिन 6 दो काम करता है। इंटरल्यूकिन 6 एक्टिवेट करता है बी सेल को, और इंटरल्यूकिन 6 इसके साथ साथ एक्टिवेट किसको करता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इसको एक्टिवेट करता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। तो इस बात को समझना, देखो हेल्पर टी सेल जैसे ही एक्टिवेट हुआ इससे इंटरल्यूकिन 6 रिलीज़ किया, और ये इंटरल्यूकिन 6 एक खास तरह का इंटरल्यूकिन है जो बी सेल को भी एक्टिवेट करता है और साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी एक्टिवेट करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमरल इम्यूनिटी हो, भले एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी हो, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हो, दोनों को एक्टिवेट कौन करता है, हेल्पर टी सेल करता है। मगर अभी हमने बी सेल का नहीं देखना है, मतलब बी सेल के बारे में हमें नहीं पढ़ना है अभी, हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, अभी टी सेल के बारे में, साइटोटॉक्सिक टी सेल, क्योंकि हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं। मगर यहाँ तक का जो प्रोसेस है अभी तक जो मैंने पढ़ाया, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दोनों में सेम है, दोनों में यहाँ तक का प्रोसेस सेम है, यहाँ तक सेम होता है। अब बी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जब साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होता है तो साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करते हैं, प्रोड्यूस परफोरेंस and granzyme directly onto the infected cell। जो भी इन्फेक्टेड सेल होगा उस पर परफोरिन और ग्रेंजाइम डायरेक्टली रिलीज करेगा। सही है, डायरेक्टली रिलीज करेगा, जिसकी वजह से इन्फेक्टेड सेल क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगी, लाइसिस ऑफ इन्फेक्टेड सेल। इन्फेक्टेड सेल की क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी, और इस तरह ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ में आई किस तरह इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, इसके आगे भी देखेंगे, मगर अभी पीछे आ जाते हैं, थोड़ा सा दोबारा से एक्टिवेशन पे आ जाते हैं। देखो हुआ क्या था, सबसे पहले इन्फेक्शन हुई थी, इन्फेक्शन की जगह पे मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स आए थे और फैगोसाइटोसिस स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, इननेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है। सही है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है। उसके बाद हुआ क्या था कि मैक्रोफेजेस ने फैगोसाइटोसिस की, यानी इंगल्फ किया इन्होंने किसको, बैक्टीरिया या वायरस को। सही है, इंगल्फ करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गए, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने रिलीज किया इंटरल्यूकिन 1, और इंटरल्यूकिन 1 एक तो पायरोजिन की तरह बिहेव करते हैं, वो हमने इन्नेट इम्यून सिस्टम में देख लिया।
अट्रैक्ट करते हैं फर्दर WBCs को, वो भी हमने इननेट इम्यून सिस्टम में देख लिया। उसके अलावा ये खास काम करता है कि ये अट्रैक्ट करता है हेल्पर टी सेल्स को। हेल्पर टी सेल्स आते हैं, ये है हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स आते हैं और आके कोशिश करते हैं इसके एंटीजन से बाइंड होने की। देखो हमारी बॉडी में 10 मिलियन हेल्पर टी सेल्स हैं, सही है, और हर एक के पास उसका CD4 रिसेप्टर डिफरेंट है, हर एक के पास डिफरेंट CD4 रिसेप्टर है, सही है। हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली कितने हेल्पर टी सेल्स हैं? 10 मिलियन है अप्रॉक्सीमेटली, सही है, स्टोर है हमारी बॉडी में, और सबके पास CD4 रिसेप्टर डिफरेंट है, अलग अलग CD4 रिसेप्टर है, सही है, अलग अलग। जिस तरह अगर मैं एक मिसाल दूँ मैं स्क्रू ड्राइवर की, सही है, हमारे पास बहुत सारे नट्स हैं, सही है, बहुत सारे नट्स हैं हमारे पास अलग अलग तरह के। अब एक पर्टिकुलर नट आया अलग साइज़ का, सही है, हमारे पास बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर्स हैं। हम क्या करेंगे, एक एक स्क्रू ड्राइवर लेके उसको फिट करने की कोशिश करेंगे, इससे नहीं हुआ उसको रख देंगे, दूसरा स्क्रू ड्राइवर उठाएंगे, उससे उस नट को फिट करने की कोशिश करेंगे, उससे भी नहीं हुआ उसको रख लेंगे, तीसरा उठाएंगे, तीसरे से फिट करने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ रख देंगे, चौथा उठाएंगे, ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही है ना, अगर हमारे पास एक अननोन स्क्रू वो आ गया, नट आ गया, अननोन नट आ गया, तो सही, नोन आया तब तो हम फ़ौरन पता चल जाएगा हमें, मगर अननोन नट आ गया, हम एक एक करके सबसे चेक करेंगे उसको। इसी तरीके से हमारे पास एक अननोन बैक्टीरिया आ गया, अननोन वायरस आ गया, अब उसके जो एंटीजन है, हमारे पास अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स वाले हेल्पर टी सेल्स मौजूद हैं सबका। ये देखो, ये एक हेल्पर टी सेल है, इसके रिसेप्टर का शेप इस तरह है, एक हेल्पर टी सेल है, उसके रिसेप्टर का शेप इस तरह का है, एक हेल्पर टी सेल है, उसके रिसेप्टर का शेप इस तरह का है, एक हेल्पर टी सेल है, उसके रिसेप्टर का शेप इस तरह का है। अलग अलग शेप्स वाले हेल्पर टी सेल्स हमारे पास मौजूद हैं, सही है। हम क्या करेंगे, हर एक हेल्पर टी सेल आएगा और कोशिश करेगा उस एंटीजन के साथ बाइंड होने की। अगर बाइंड हो पाया तो अच्छी बात है, नहीं हो पाया तो ये आगे चले जाएगा। इस तरह ब्लड से सारे हेल्पर टी सेल्स आ जाएंगे, फिर कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल डेंड्राइटिक सेल बन के कहाँ जाएंगे, सारे लिम्फॉइड ऑर्गन में, वहाँ से हेल्पर टी सेल्स को बाहर निकालेंगे, सही है। वहाँ से हेल्पर टी सेल्स आएंगे, वो भी कोशिश करेंगे बाइंड होने की एक करके, सही है। अचानक से एक ये अच्छा, इसी में एक हफ्ता लग जाता है, जो वीक लग जाता है। हम कहते हैं कि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का जो रिस्पांस होता है वो प्रोड्यूस होते होते फर्स्ट इन्फेक्शन में 1 हफ्ते लग जाते हैं, 2 हफ्ते लग जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो इसी रिकॉग्निशन में लग रहे होते हैं, टाइम किस में लग रहा होता है, रिकॉग्निशन में। जैसे ही कोई ऐसा हेल्पर टी सेल आता है जो इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, जिसका CD4 रिसेप्टर इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो ये हेल्पर टी सेल क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ये है इसकी एक्टिवेशन, सही है। और जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये क्या रिलीज करते हैं, इंटरल्यूकिन 6 बी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। अब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करते हैं, इन्फेक्टेड सेल को ढूंढता है और इन्फेक्टेड सेल के ऊपर परफॉरिन और ग्रेन्जाइम रिलीज कर देता है। परफॉरिन और ग्रेन्जाइम का फंक्शन हमें पता है, सही है। परफॉरिन और ग्रेन्जाइम रिलीज करता है और उस इन्फेक्टेड सेल की क्या हो जाती है, लाइसिस हो जाती है। अच्छा, यही काम सेम कर रहा था नेचुरल किलर सेल, मगर हमने उसी वक्त देख लिया था कि नेचुरल किलर सेल की एक्टिविटी और साइटोटॉक्सिक टी सेल की एक्टिविटी में ये फ़र्क है कि नेचुरल किलर सेल को एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हमेशा एक्टिवेट रहता है, मगर साइटोटॉक्सिक टी सेल को इंटरल्यूकिन 6 के जरिए एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है। आई बात समझ में यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आहिस्ते आहिस्ते इन्फेक्शन कम होने लगेगा, आहिस्ते आहिस्ते इन्फेक्शन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, सही है। तो आहिस्ते आहिस्ते, मगर इंटरल्यूकिन 6 फर्दर साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट किए जा रहे हैं, बहुत सारे साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो जा रहे हैं, सही है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल बहुत सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, मगर इन्फेक्शन आहिस्ते आहिस्ते क्या होगा, कम होता जाएगा। अब उनको क्या करना होगा, रोकना होगा, उनको क्या करना होगा, रोकना होगा। तो व्हेन इन्फेक्शन सेटल डाउन, व्हेन इस इन्फेक्शन सेटल्स डाउन, जब इन्फेक्शन सेटल डाउन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, एक और सेल आएंगे जिनका नाम है सप्रेसर टी सेल। क्या नाम है, सप्रेसर टी सेल्स, इनको TS से रिप्रेजेंट करते हैं, सप्रेसर टी सेल। ये क्या करेंगे, सप्रेस कर देंगे इम्यून रिस्पॉन्स को, या आप कह सकते हैं शट डाउन कर देंगे इम्यून रिस्पॉन्स को, बंद कर देंगे इम्यून रिस्पॉन्स को। अब जब ये इम्यून रिस्पॉन्स को बंद करेंगे तो पता है क्या होगा, शट डाउन करेंगे, तो इसके नतीजे में होगा ये कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल बन चुके हैं, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पहले से बन चुके हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे मेमोरी टी सेल में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेमोरी टी सेल्स में, सही है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं TM से, मेमोरी टी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, सही है। और ये मेमोरी टी सेल्स ब्लड में सर्कुलेट होते रहेंगे, और जब भी वो वायरस दोबारा से आएगा तो ये साइटोटॉक्सिक, ये मेमोरी सेल्स कौन है, यही साइटोटॉक्सिक टी सेल है जो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ अटैक प्रोड्यूस कर देते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, दोबारा से मेमोरी टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और फौरन उसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस कर देंगे, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देंगे। आई बात समझ में आ गई? चलो अब देखते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी।
एंटीबॉडी मेडिएटेड अच्छा, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी किस सेल के जरिए ऑब्टेन होते हैं? बी सेल्स के जरिए ऑब्टेन होते हैं। मगर अगर स्टार्ट के प्रोसीजर की बात करें, मतलब कैसे एक्टिवेट होते हैं बी सेल, तो वो बिल्कुल सेम है जैसे टी सेल एक्टिवेट होते हैं। होता क्या है, सबसे पहले इन्फेक्शन होती है, साइट ऑफ इन्फेक्शन में मैक्रोफेजेस आते हैं, मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस करने के बाद बन जाते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बनने के बाद ये रिलीज़ करते हैं इंटरल्यूकिन 1 जो कि अट्रैक्ट करता है किसको? हेल्पर टी सेल को। हेल्पर टी सेल आते हैं, इस एंटीजन के साथ बाइंड होते हैं, जैसे ही बाइंड होने में कामयाब हो जाते हैं हेल्पर टी सेल अपने CD4 रिसेप्टर के ज़रिए वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं, बिकम एक्टिवेटेड, और एक्टिवेट होने के बाद किसको एक्टिवेट कर देते हैं? ये फर्दर बी सेल्स को और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं तो क्या होता है, ये तो हमने देख लिया। बी सेल्स को जब एक्टिवेट करते हैं तो बी सेल्स क्या करते हैं? बी सेल्स बिकम मेच्योर एंड फॉर्म प्लाज्मा सेल। इसीलिए प्लाज्मा सेल को हम एक्टिवेटेड बी सेल भी बोलते हैं। एक्टिवेटेड बी सेल, बी सेल जैसे ही एक्टिवेट होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर ये जो प्लाज्मा सेल बना है, ये प्लाज्मा सेल क्या करते हैं? रिलीज एंटीबॉडीज। ये प्लाज्मा सेल क्या रिलीज करते हैं? एंटीबॉडीज को रिलीज करते हैं। और ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं? डाइल्यूट द इफेक्ट ऑफ पैथोजन। पैथोजन के इफेक्ट को डाइल्यूट कर देते हैं। क्या मतलब डाइल्यूट कर देते हैं? जैसे ये एंटीबॉडी इस तरह के दिखते हैं, अलग अलग क्लास होती है एंटीबॉडी की, अलग अलग तरह से नज़र आती है। सही है, ये IgG है, IgM हमें इस तरह से नज़र आता है। जो IgM एक क्लास है वो हमें पेंटामेरिक फॉर्म में नज़र आता है इस तरीके से। जो IgA है वो हमें डाइमेरिक फॉर्म में नज़र आता है इस तरह। तो सबकी अलग अलग फॉर्म होती है। सही है, हर एंटीजन की अलग अलग फॉर्म होती है। ये IgG है जो हमें सिंगल नज़र आता है। सही है, तो कोई भी एंटीबॉडी हो सकती है। तो ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है, ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है क्या करती है? ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के ऊपर इसका क्या लगा हुआ है? एंटीजन लगा हुआ है। सही है, ये एंटीबॉडी क्या करती है? इस एंटीजन के साथ आके बाइंड हो जाती है। ये जब इस एंटीजन की साथ आके इस तरह बाइंड हो गई तो अब ये बैक्टीरिया या अब ये वायरस कोई भी नुकसान बॉडी को नहीं पहुंचा सकता। सही है, अब ये नॉन पैथोजेनिक बन गया क्योंकि इससे एंटीबॉडी बाइंड हो गई है। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगी? ये एंटीबॉडी ऐसी बाइंड रहेगी और माइक्रोफेज आएगा और इसको आगे खा लेगा। तो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? उसके इफेक्ट को डाइल्यूट कर देती हैं, यानी अब वो पैथोजेनिक नहीं रहता है। आई समझे बात? इस तरह एंटीबॉडी काम करती हैं। अच्छा, उसके बाद इस तरह प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाते रहेंगे, एंटीबॉडीज़ की तादाद बढ़ती जाएगी और इस इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? एट द एंड, सॉरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलो, इन्फेक्शन क्या हो जाएगा? एट द एंड खत्म हो जाएगा। अब इस इम्यून रिस्पॉन्स को रोकना होगा। क्या करना होगा? रोकना होगा। कौन रोकेगा इस इम्यून रिस्पॉन्स को? बिल्कुल सप्रेसर। देखो, जैसे हेल्पर टी सेल्स ना सिर्फ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ना सिर्फ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं बल्कि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को भी एक्टिवेट करता है। उसी तरीके से सप्रेसर टी सेल ना सिर्फ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं बल्कि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को भी सप्रेस करते हैं। तो जब इसके बाद होगा क्या? इसके बाद ये होगा कि इन्फेक्शन सेटल डाउन हो जाएगा। जब इन्फेक्शन सेटल डाउन हो जाएगा तो कौन एक्टिवेट हो जाएगा? सप्रेसर टी सेल, TS से जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था। और ये सप्रेसर टी सेल क्या करेगा? शट डाउन कर देगा इम्यून रिस्पॉन्स को। शट डाउन द इम्यून रिस्पॉन्स। कैसे शट डाउन करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को? ये जो प्लाज्मा सेल्स जो कि एंटीबॉडी सिक्रीट कर रहे होंगे, इन प्लाज्मा सेल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा? कैसे शट डाउन करेगा? प्लाज्मा सेल्स को बी मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट कर देगा, या मेमोरी बी सेल्स कहते हो इनको। किस में कन्वर्ट कर देगा? मेमोरी बी सेल्स में कन्वर्ट कर देगा। सही है, मेमोरी बी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ये, और ये सेल में सर्कुलेट होते रहेंगे। और जैसे ही कोई स्पेसिफिक एंटीजन आएगा वो फौरन किस में वापस कन्वर्ट हो जाएंगे? मेमोरी बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स में, और दोबारा उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। इस तरह स्पेसिफिक इम्यूनिटी हमारी फॉर्म होती है। और ये जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है इसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी
दोनों मिलके बनाते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। क्या बनाते हैं? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। देखते हैं टी लिम्फोसाइट्स को। टी लिम्फोसाइट्स, ये जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनको सबसे पहले टी लिम्फोसाइट्स कहते क्यों हैं हम? क्योंकि ये यस दे आर फॉर्म्ड या दे आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो। ये प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। एंड मैच्योर्ड इन थाइमस। सही है, ये मेच्योर होते हैं थाइमस में। अच्छा, मेच्योरेशन के प्रोसेस को मैंने पहले ही बताया। मेच्योरेशन में क्या होती है? मेच्योरेशन के दौरान पता है क्या होती है? मेच्योरेशन के दौरान मेच्योर कैसे होते हैं ये थाइमस में? ये इस तरह मेच्योर होते हैं कि ये देखो, ये एक टी सेल बन के गया। कहाँ पे? कहाँ गया ये? बोन मैरो से बन के थाइमस में गया। अब इसकी थाइमस में क्या होगी? मेच्योरेशन होगी। इसके पास आएगा एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। कौन आएगा? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास बॉडी का हर एंटीजन होगा। बॉडी का हर तरह का एंटीजन होगा। सही, इस तरह से बॉडी का हर तरह का एंटीजन होगा और इसके सामने से इसको गुजारा जाएगा। सही है, इसके सामने इसको पेश किया जाएगा, समझ लो एक तरह से। अगर ये टी सेल इसके ऊपर अटैक करता है, इसमें से किसी भी एंटीजन के खिलाफ अटैक करता है, तो इस टी सेल को क्या कर दिया जाएगा? किल कर दिया जाएगा। सही है। और अगर ये टी सेल अटैक करेगा तो इस टी सेल को क्या कर दिया जाएगा? किल कर दिया जाएगा। सही है। ऐसी एक और टी सेल आया, इसने इस एंटीजन के खिलाफ तो अटैक नहीं किया, मगर इस एंटीजन के खिलाफ अटैक कर दिया। इसको भी क्या कर दिया जाएगा? ये भी अगर इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको भी क्या कर दिया जाएगा? किल कर दिया जाएगा। ये एक टी सेल आया बोन मैरो से बन के। सही है। इसको सारे बॉडी के एंटीजन दिखाए गए, मगर ये किसी के खिलाफ भी एक्टिवेट नहीं हुआ, किसी के खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ नहीं, किसी के खिलाफ भी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं किया, किसी के ऊपर भी अटैक नहीं किया। तो फिर अब ये वाला क्या हो जाएगा? अप्रूव हो जाएगा और ये आगे चले जाएगा। सही है। तो इस तरीके से ये आगे चलेगा। इस तरीके से 97% ऑफ द टी सेल्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेच्योरेशन। मेच्योरेशन के दौरान 97% टी सेल्स क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। सिर्फ 3% ऐसे होते हैं जो किसी भी बॉडी के किसी भी एंटीजन के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करते और वो ब्लड में रिलीज़ किए जाते हैं। समझ में आ रही बात? 97% क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यूरिंग मेच्योरेशन। ये होती है मेच्योरेशन का प्रोसेस। और यही वजह है कि हमारा कोई भी इम्यून सिस्टम का सेल हमारी बॉडी के अपने एंटीजन के ऊपर अटैक नहीं कर रहा होता है। सही है, क्योंकि वो सारे एंटीजन को सेल्फ एंटीजन के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया होता है हमारी बॉडी के। अगर कोई भी ऐसा एंटीजन हो जिसको हमारे ये सी सेल ने सेल्फ एंटीजन के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया और उसको फॉरेन एंटीजन समझ के उसके खिलाफ अटैक कर दिया, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? किल कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, ये थी मेच्योरेशन का प्रोसेस। बस थोड़ा तो देख लिया हमने, सिलेबस का पार्ट नहीं है फिर भी। अच्छा, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और हर टी सेल के पास, एवरी टी सेल्स हैव अ जनरल रिसेप्टर। हर टी सेल के पास एक जनरल रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं टी सेल रिसेप्टर, TCR। क्या बोलते हैं? टी सेल रिसेप्टर। सम टी सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स। कुछ टी सेल के पास स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर होता है। कौन से टी सेल्स के पास स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर होता है? जैसे कि हेल्पर टी सेल के पास CD4 रिसेप्टर होता है जो कि स्पेशलाइज होता है। सही है। इसी की तरह साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास CD8 रिसेप्टर होता है जो कि स्पेशलाइज होता है। सबके पास नहीं होता है, सिर्फ साइटोटॉक्सिक टी सेल के होता है। CD4 सबके पास नहीं होता है, सिर्फ हेल्पर टी सेल के पास होता है। इसी तरीके से सप्रेसर टी सेल के पास CD4 भी होते हैं एंड CD8 भी होता है, दोनों होते हैं।
CD4 भी होता है और CD8 भी होता है, सही है। और मेमोरी टी सेल के पास तो यही होगा, जाहिर सी बात है कि मेमोरी टी सेल इससे बनता है यार, इसकी डिस्कशन नहीं है, छोड़ दो, सही है। तो हेल्पर टी सेल के CD4 होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल के CD8 होता है और सप्रेसर टी सेल के CD4 और CD8 दोनों होता है, सही है। अच्छा, अब जो हमारे पास एक वायरस है जिसका नाम है HIV, ये HIV बाइंड करता है, बाइंड टू CD4 रिसेप्टर। इस ये HIV सिर्फ किसके साथ बाइंड कर सकते हैं? CD4 रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकता है, इसलिए ये HIV बॉडी में आता है और CD4 रिसेप्टर को ढूंढता है और इसको हेल्पर टी सेल के ऊपर CD4 रिसेप्टर मिल जाता है, इसकी वजह से ये क्या करता है, HIV इसके साथ बाइंड कर जाता है और इसीलिए HIV क्या करता है, हमारे हेल्पर टी सेल्स को किल कर देता है, हेल्पर टी सेल्स को क्या कर देता है, किल कर देता है। अच्छा, क्योंकि HIV हेल्पर टी सेल को किल कर रहा है और पूरी की पूरी एडेप्टिव इम्यूनिटी, भले एंटीबॉडी मेडिएटेड हो B सेल के जरिए या फिर सेल मेडिएटेड हो T सेल के जरिए, पूरी की पूरी एडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्टिवेट कौन करता है? हेल्पर टी सेल। अगर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें उसको भी हेल्पर टी सेल एक्टिवेट करता है, अगर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें उसको भी हेल्पर टी सेल एक्टिवेट करता है, तो दोनों को हेल्पर टी सेल एक्टिवेट करता है। तो जब HIV CD4 रिसेप्टर में बाइंड करके हेल्पर टी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ये क्या करता है, हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है, बहुत वीक कर देता है। यस, इसीलिए ये जो बीमारी काउज करता है इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या फिर एड्स। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ये वीक कर रहा है, क्योंकि हेल्पर टी सेल अगर वीक हो जाएंगे तो पूरी की पूरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। आई बात समझ में? अच्छा, अब टी सेल्स की अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे टी सेल की एक टाइप है फर्स्ट टाइप जिसको हम कहते हैं हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल। टी सेल की दूसरी टाइप है जिसको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल। तीसरी टाइप है जिसको हम कहते हैं सप्रेसर टी सेल और चौथी टाइप है जिसको हम कहते हैं मेमोरी टी सेल। टी सेल की ये 4 टाइप्स होती हैं। हेल्पर टी सेल सबसे पहले क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को, रिकॉग्नाइज एंटीजन ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में मौजूद एंटीजन को क्या करता है, रिकॉग्नाइज, और फिर रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या रिलीज करता है, इंटरल्यूकिन 6। उसके अलावा इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन एक्टिवेशन ऑफ बोथ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यस, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी हम कह सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सही है। और इनके पास जो रिसेप्टर होता है वो कौन सा होता है, टी सेल रिसेप्टर सबके पास होता है, साथ में क्या होता है, CD4 रिसेप्टर, ये 2 रिसेप्टर्स होते हैं, सही है। साइटोटॉक्सिक टी सेल की बात करें तो साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है, गेट एक्टिवेटेड बाय हेल्पर टी सेल। एक्टिवेट किसके जरिए होता है, हेल्पर टी सेल के जरिए। अच्छा, इसको बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं TH से, साइटोटॉक्सिक टी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं TC से, सही है। अच्छा, साइटोटॉक्सिक टी सेल किससे एक्टिवेट होता है, हेल्पर टी सेल से एक्टिवेट होता है। अच्छा, हेल्पर टी सेल से ये एक्टिवेट तो होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल, सॉरी हाँ साइटोटॉक्सिक टी सेल। अच्छा, एक्टिवेशन के बाद ये क्या करता है, हाँ परफोरेंस और ग्रेन्जाइम रिलीज करता है। अच्छा, परफोरेंस और ग्रेन्जाइम रिलीज करने के साथ साथ ये एक और काम करता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल जैसे ही एक्टिवेट होता है, आफ्टर एक्टिवेशन जैसे ही एक्टिवेट होता है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये रिलीज करता है इंटरफेरॉन्स एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। ये इंटरफेरॉन और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर पता ही क्या है, इंटरफेरॉन और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर फर्दर इम्यून सेल्स को वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, सही है। ये देखो, ये इंटरल्यूकिन 6, इंटरफेरॉन, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, ये सब क्या करते हैं, फर्दर इम्यून सेल को वो क्या करते हैं,
अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इन सबको कहते हैं साइटोकाइंस। क्या कहते हैं? साइटोकाइंस। एमसीक्यूज में कुछ भी लिखा हो सकता है, साइटोकाइंस भी लिखा हो सकता है। तो याद रखना, मैक्रोफेजेस सबसे पहले एक्टिवेट होकर रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 1, वो भी एक साइटोकाइन है। क्या है? साइटोकाइन, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे मैक्रोफेजेस को। सही है। उसके बाद हमारे पास हेल्पर टी सेल रिलीज करता है इंटरल्यूकिन 6, वो भी क्या है? साइटोकाइन है। उसके अलावा साइटोटॉक्सिक टी सेल रिलीज करता है इंटरफेरॉन और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, वो भी क्या है? साइटोकाइन है। तो ये सारे साइटोकाइंस हैं। साइटोकाइंस क्या होते हैं? केमिकल्स दैट अट्रैक्ट एनी सेल। ऐसे केमिकल जो किसी सेल को अट्रैक्ट करें उसको क्या बोलते हैं? साइटोकाइंस। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये इंटरफेरॉन और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिलीज करते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या रिलीज करते हैं? साइटोकाइन रिलीज करते हैं। और ये साइटोकाइंस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं फर्दर WBCs को, ताकि इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ सके। सही है। इसके अलावा एक्टिवेट होने के बाद ये तो रिलीज करते हैं, मगर खुद क्या करते हैं? एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं कि काउज लाइसिस ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स, या टारगेट सेल्स बोल दो, टारगेट सेल्स की लाइसिस करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं साइटोटॉक्सिसिटी। एक साइटोटॉक्सिसिटी हमने देखी थी इननेट इम्यून सिस्टम में, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में, जो करवा रहा था नेचुरल किलर सेल्स। एक साइटोटॉक्सिसिटी हम देख रहे हैं जो कौन करवा रहे हैं? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। और इस बात को भूलना मत कि साइटोटॉक्सिसिटी जो होती है सिर्फ और सिर्फ साइटोटॉक्सिक टी सेल करवा सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं करवा सकता है। जो नेचुरल किलर सेल करवाते भी हैं वो भी नेचुरल किलर सेल खुद क्या होते हैं? मॉडिफाइड साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसके अलावा इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, टी सेल रिसेप्टर तो होंगे ही, उसके साथ CD8 रिसेप्टर होते हैं इनके पास। ऐसे ही है। सप्रेसर टी सेल की अगर बात करें तो आफ्टर इन्फेक्शन के बाद, या फिर कह सकते हैं आफ्टर सेटलिंग डाउन ऑफ इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन सेटल डाउन हो जाते हैं, आफ्टर सेटलिंग डाउन ऑफ इन्फेक्शन दे शट डाउन द इम्यून रिस्पॉन्स। सही है। शट डाउन करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। कौन से इम्यून रिस्पॉन्स को? सेल मेडिएटेड भी और साथ में ह्यूमरल भी, दोनों इम्यून रिस्पॉन्स को, या कह सकते हैं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस कर देते हैं। और इनके पास रिसेप्टर्स जो होते हैं, टी सेल रिसेप्टर तो होंगे ही, साथ में CD4 एंड CD8। अच्छा, बुक में CD लिखा हुआ है, किसी एक की जगह CD लिखा हुआ है मगर वो मिसप्रिंट है। सही है। CD4 और CD8 दोनों होते हैं इसके पास। मेमोरी टी सेल आफ्टर इन्फेक्शन या आफ्टर सेटलिंग डाउन ऑफ इन्फेक्शन भी हम कह सकते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मेमोरी टी सेल में। साइटोटॉक्सिक टी सेल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मेमोरी टी सेल में। और ये क्या कर रहे होते हैं? ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं फ्यूचर इन्फेक्शन को, दोबारा कभी इन्फेक्शन ना हो जाए बॉडी में, इसको क्या कर रहे होते हैं? प्रिवेंट। जैसे ही इन्फेक्शन होता है वैसे ही वो उसके खिलाफ क्या क्रिएट कर देते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स, और वो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और लिम्फोसाइट होता है, इसको क्या बोलते हैं? सही है, बी लिम्फोसाइट्स। अच्छा, बी लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड एज वेल एज matured बी लिम्फोसाइट फॉर्म भी होते हैं बोन मैरो में, और मेच्योर भी कहाँ पे होते हैं? बोन मैरो में होते हैं। मगर इसलिए इनको बी लिम्फोसाइट नहीं कहते हैं। बहुत सारे बच्चे समझते हैं, सही है, तुम लोग नहीं, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि बोन मैरो में बनते भी हैं, बोन मैरो में मेच्योर भी होते हैं। मगर इनको इसलिए नहीं कहते हैं, इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि बर्ड्स में एक बर्सा होता है, इसको बोलते हैं बर्सा ऑफ फेबेशियस। बर्सा ऑफ फेबेशियस। सबसे पहले बी सेल जो ऑब्टेन हुआ था वो इसी बर्सा से हुआ था, बर्सा ऑफ फेबेशियस से। फर्स्ट बी lymphocytes was obtained from
बर्सा ऑफ फैबिशियस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया बी लिम्फोसाइट। सही है, समझ में आ गई बात। अब तुम लोग बोलोगे बर्सा क्या होता है, बोलोगे हाँ, बर्सा समझ नहीं बोलोगे तो बताऊंगा नहीं। चलो आगे, बी लिम्फोसाइट्स की दो टाइप होती हैं। सही है, बी लिम्फोसाइट्स की दो टाइप होती हैं, एक मेमोरी बी सेल और दूसरा नॉर्मल बी सेल। सही, एक बी सेल होता है और एक मेमोरी बी सेल होता है। इसकी तरह उसकी तरह नहीं होता है टी सेल की तरह, ये साइटोटॉक्सिक अलग है, हेल्पर टी सेल अलग है। ये बी सेल जब एक्टिवेट होता है, ये बी सेल जब एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लाज्मा सेल में। और प्लाज्मा सेल क्या रिलीज करते हैं, एंटीबॉडीज। सही है, अच्छा, और ये जब 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 इम्यून रिस्पॉन्स शट डाउन हो जाता है तो ये प्लाज्मा सेल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेमोरी बी सेल में कन्वर्ट हो जाता है। बस सही है, ये कॉन्सेप्ट है पूरा बी सेल का। बी सेल बहुत आसान है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं तुम लोगों को। देखो, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि पूरा का पूरा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कौन स्टार्ट करता है, हेल्पर टी सेल। कौन स्टार्ट करता है, हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल के पास CD4 रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर दोनों होता है। सही है, इसलिए उसको ज़्यादा आसानी होती है। इस बी सेल के पास सिर्फ क्या होता है, बी सेल रिसेप्टर, सिर्फ एक रिसेप्टर होता है, इसको बोलते हैं बी सेल रिसेप्टर या फिर BCR। सही, इसके पास क्या होता है, सिर्फ BCR होता है। अब देखो, अब जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, इस बात को समझना, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ये दो तरह से स्टार्ट हो सकती है, दो तरह से एक्टिवेट हो सकती है। फर्स्ट है बी सेल इंडिपेंडेंट और दूसरा है बी सेल डिपेंडेंट। ये मैंने वहाँ पे नहीं बताया था ताकि बात कंफ्यूजन ना हो जाए, ताकि सही यहाँ पे बता रहा हूँ। दो तरह से एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट हो सकती है, बी सेल इंडिपेंडेंट और बी सेल डिपेंडेंट। होता क्या है, देखो, जब कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बनता है हमारी बॉडी में, जब भी कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बनता है, ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन गया जिसने एंटीजन को प्रेजेंट कर दिया। सही है, अब हेल्पर टी सेल जब आ रहे होते हैं और आके अपने उसके ज़रिए, रिसेप्टर के ज़रिए चेक कर रहे होते हैं इस एंटीजन को। सही है, तो इसी के साथ साथ बी सेल भी आ रहे होते हैं। सही है, इसी के साथ साथ बी सेल भी आ रहे होते हैं, बी सेल भी अपने रिसेप्टर के ज़रिए क्या कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। सही है, ये टी सेल है और ये बी सेल है, दोनों चेक कर रहे होते हैं। मगर ज़्यादातर केसेस में होता ये है कि हेल्पर टी सेल्स बी सेल से पहले फाइंड कर लेते हैं उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर। सही है, मतलब टी सेल जल्दी जल्दी आ रहे होते हैं, ज़्यादा स्पीड से आ रहे होते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी इससे एंटीजन से बाइंड हो रहे होते हैं और जल्दी से पता चल जाता है कौन सा टी सेल इससे बाइंड हो पा रहा है और टी सेल इम्यून रिस्पॉन्स को स्टार्ट कर देते हैं। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि बी सेल भी आ रहे होते हैं बहुत सारे, तो कभी कभी ऐसा होता है ख़ास तरह का बी सेल आता है और वो डायरेक्टली आगे किससे बाइंड कर जाता है, एंटीजन से। सही है, अब ये जो बी सेल टी सेल से पहले बाइंड होने में कामयाब हो गया, जैसे इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होने में 1 हफ्ता लग जाता है, 2 हफ्ता लग जाता है, तो उससे उस टी सेल से एक्टिवेट होने, टी सेल के एक्टिवेट होने से पहले कौन एक्टिवेट हो गया, बी सेल एक्टिवेट हो गया। तो अब ये बी सेल एक्टिवेट होगा और ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो गया, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा। सही है, तो ये जो है ये इसको कहते हैं बी सेल डिपेंडेंट, जिसमें बी सेल एक्टिवेट बाय इट्स ओन, खुद ही एक्टिवेट हो जाते हैं। और बी सेल इंडिपेंडेंट में क्या होता है, बी सेल्स आर एक्टिवेटेड बाय हेल्पर टी सेल्स। सही है, ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि बी सेल्स हेल्पर टी सेल्स के जरिए एक्टिवेट होते हैं, मगर कुछ केसेस में बी सेल खुद से भी एक्टिवेट हो जाते हैं अगर ये स्पेसिफिक एंटीजन का स्पेसिफिक रिसेप्टर फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो। मगर ये बी सेल डिपेंडेंट, ये बी सेल जो होते हैं ना, बी सेल बहुत सेल्फिश होते हैं। जिस तरह हेल्पर टी सेल जब भी एक्टिवेट होता है, बी सेल को भी साथ साथ एक्टिवेट कर देता है और साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी एक्टिवेट कर देता है। सही है, तो ये बी सेल हमेशा हेल्पर टी सेल से एक्टिवेट होता है। मगर एक बार बी सेल अगर खुद से एक्टिवेट हो भी गया तो वो हेल्पर टी सेल को पूछता भी नहीं है, हेल्पर टी सेल को अपना काम करने देता है और वो खुद ही प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाता है, खुद ही एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। हेल्पर टी सेल को कुछ नहीं करता है, बताता भी नहीं है उसको। सही, छुप के काम कर लेता है। सही है, जिस तरह जब भी ये नोट्स बनाते हैं
जब भी ये नोट्स बनाता है तुम्हें नोट्स देता है, सही, जब भी नोट्स बनाता है तुम्हें देता है, सही, और तुम कभी नोट्स नहीं बनाते हो, हमेशा इससे नोट्स देते हो, सही है। मगर एक दिन तुमने नोट्स, एक दिन इसके नोट्स बनाने में लेट हो गया, तुमने खुद नोट्स बनाया और खुद ही याद कर लिया उसको, इसको दिया ही नहीं, ये अपना नोट्स बना रहा है बैठ के बेचारा। तो बी सेल भी यही करता है, वो हेल्पर टी सेल मेहनत किए जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं कि एक स्पेसिफिक रिसेप्टर बाइंड कर जाए, और ये अपना काम पूरा कर लिया, सही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चलो, ये हो गया बी सेल के बारे में थोड़ी सी बात। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एमएससी के बारे में। एमएससी के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जो आ सकते हैं एमसीक्यूज में, सही है। जैसे कि एमएससी का फुल फॉर्म होता है मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। क्या मतलब है इसके नाम का, पहले नाम का देख लेते हैं। मेजर का मतलब बड़ा, मेन, मेजर का मतलब क्या है, मेन, सबसे बड़ा। हिस्टो कहते हैं टिश्यू को, मेजर कह दो मेन को, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा। हिस्टो कह दो टिश्यू को, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है मैचिंग। जैसे इसका ब्लड और उसका ब्लड, ब्लड ए पॉजिटिव और ए पॉजिटिव दोनों आपस में क्या है, कंपैटिबल हैं, सही है। इसी तरह ए बी पॉजिटिव और बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव आपस में क्या है, इनकम्पैटिबल है। क्या है, इनकम्पैटिबल है, मतलब आपस में मैच नहीं होते हैं। ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव इनकम्पैटिबल है, जबकि ए पॉजिटिव क्या है, कंपैटिबल है। क्या मतलब इसका मतलब है दोनों मैच करते हैं, ए पॉजिटिव, और ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव मैच नहीं करते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, इनकम्पैटिबल। इसी तरीके से कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है मैचिंग, सही है। कॉम्प्लेक्स का मतलब तो पता ही है, मतलब दो चीज़ों से, दो एक से ज़्यादा चीज़ों से जो मिलके बने, क्योंकि ये 4 प्रोटीन से मिलके बनते हैं एमएससी, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सही है, समझ में आ गई बात। अब देख लो क्या लिखा है, मेन टिश्यू मैचिंग में जो कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल होता है वो क्या है, एमएससी है। मतलब देखो, सेल के ऊपर बहुत सारे एंटीजेंस होते हैं, एक सेल के ऊपर बहुत सारे एंटीजेंस होते हैं, मगर जो मेन एंटीजन होते हैं जिससे टिश्यू मैच कर रहे होते हैं हम, या फिर हमारा इम्यून सेल, हमारे जो WBCs हैं वो टिश्यू को चेक कर रहे होते हैं, मैच कर रहे होते हैं, सही है, कि अपना टिश्यू है या नहीं है, फॉरेन टिश्यू तो नहीं है कहीं, सही है। तो जो मेन जो एंटीजन होता है जिसके ज़रिए हमारे इम्यून सेल्स टिश्यू को पहचानते हैं, टिश्यू को मैच करते हैं, वो क्या है, एमएससी है, सही। और भी एंटीजेंस होते हैं, मगर हमारे इम्यून सेल सबसे पहले किसको देखते हैं, एमएससी को देखते हैं। इसीलिए वो एंटीजन जिसको इम्यून सेल सबसे ज़्यादा फोकस करता है, जिस पे, उसको हमने कह दिया मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, सही है। मेजर यानी सबसे मेन जो टिश्यू मैचिंग के लिए कॉम्प्लेक्स है एंटीजन का, वो क्या है, एमएससी है। आगे एमएससी का मतलब समझ आ गया। अच्छा, ये जो एमएससी होते हैं 2 तरह के होते हैं, एमएससी 1 और एमएससी 2, सही है। बस एक चीज़ याद रखनी है इन दोनों के डिफरेंस में, कि एमएससी 1 जो होता है इसमें 3 अल्फा यूनिट होते हैं प्रोटीन के, और 3 अल्फा यूनिट होते हैं और 1 बीटा यूनिट होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि 4 डिफरेंट प्रोटीन से मिलके बनता है, 4 डिफरेंट प्रोटीन से मिलके बनता है। एमएससी 1 में 3 अल्फा सब यूनिट होते हैं और 1 बीटा सब यूनिट होता है, जबकि एमएससी 2 में 2 अल्फा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट होते हैं। इस तरह 4 प्रोटीन से ये भी मिलके बन रहा है, 4 प्रोटीन से ये भी मिलके बन रहा है। और कोई और स्ट्रक्चर में और कोई और चीज़ याद नहीं रखनी है तुम लोगों को, बस यही याद रखना है। अच्छा, उसके अलावा प्रेजेंस याद रखनी है। एमएससी 1 किस में प्रेजेंट होता है, एमएससी 2 कौन से सेल में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इसकी प्रेजेंस देख लेते हैं, एमएससी 1 की और एमएससी 2 की। एमएससी 1 प्रेजेंट होता है ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स except yes macrophages and B cells। इसके अलावा ये हो गई बात, एक तो सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेजेस और बी सेल्स को छोड़ के। हमारी बॉडी में 2 अनन्यूक्लिएटेड सेल होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसीज और प्लेटलेट्स, सही है। तो उन 2 न्यूक्लिएटेड सेल्स तो सारे कवर हो गए। सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर क्या होगा, एमएससी 1 होगा, सिवाय मैक्रोफेजेस और बी सेल्स के, सही। सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स कवर हो गए, सही है। इन दोनों को लेके भी सारे न्यूक्लिएटेड सेल हमारी बॉडी के कवर हो गए। अब हमारी बॉडी में 2 अनन्यूक्लिएटेड सेल भी होते हैं, प्लेटलेट और आरबीसी। तो उनमें से प्लेटलेट में क्या होगा, एमएससी 1 होगा,
तो ये हो गई इसकी प्रेजेंस। सारे न्यूक्लिएटेड सेल सिवाय मैक्रोफेजेस ऑफ बी सेल के और प्लेटलेट में, सही है, प्लेटलेट में। यहाँ पे हमारी बॉडी के सारे सेल कवर हो गए सिवाय 3 सेल के, मैक्रोफेजेस, बी सेल और एक आरबीसी। 3 सेल बच गए हमारी बॉडी के। तो उन 3 सेल में से मैक्रोफेजेस एंड बी सेल्स, इनमें क्या होगा, MSC2 होगा। अब कौन बच गया, सिर्फ आरबीसी बच गया। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, आरबीसीज लैक MSC, आरबीसीज के बाद MSC नहीं होता है।